Hello everyone, my name is Shivansh. I'm a third year student in IIT BHU and I scored All India rank 9610 in JEE Mains 2022 and 100 percentile in chemistry. तो ये तुम्हारा रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट 1 में हमने देख लिया था कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या ऑक्सीडेशन होता है और क्या रिडक्शन होता है। तो देखो, जितने भी क्वेश्चन होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे कुछ भी पता करना होता है, चाहे ये पता करना हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसके लिए बस हम एक ही मेथड यूज करते हैं, वो ऑक्सीडेशन नंबर का मेथड। ठीक है, वो क्या होता है कि अगर तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया तो मतलब वो है ऑक्सीडेशन, और अगर डिक्रीज किया तो वो है रिडक्शन। ठीक है, इसी का हम यूज करेंगे चाहे हमारा कोई भी क्वेश्चन हो, इसके अलावा किसी चीज का हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन तुमको क्या रखना कि ऑक्सीडेशन क्या आता है, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब पहले कंपाउंड था, उसमें उस एलिमेंट मान लो ए एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मान लो ए था, बाद में तुम्हारा इसी ए एलिमेंट का रिएक्शन के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर बी हो गया। अगर ये बी ग्रेटर देन ए है, ठीक है, यानी बाद में क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और अगर ये घट गया तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। अगर यानी बी इज लेस देन ए तब हो जाएगा रिडक्शन। तो ये तो हो गया मतलब जिस मेथड का हम यूज करते हैं जनरली, बट उसके अलावा कुछ और भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के डेफिनेशन है जो तुमको पता होनी चाहिए। जबकि तुमने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा कि एडिशन ऑफ O2 को भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ H2 को भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो अगर तुमसे मैं पूछूं आखिर क्यों हम एडिशन ऑफ O2 को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या फिर तो तुमको पता है ऑक्सीजन जो है वो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी अगर ये किसी के साथ लगा, ठीक है, इसका खुद क्या होता है -2 होता है, यानी दूसरे को क्या देगा, प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट देगा। यानी जब भी किसी के साथ लगेगा की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, बढ़ा देगा। इसीलिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडेशन। अब देखो ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हम यही बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज द ऑक्सीडेशन। ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी जनरल डिफिनेशन है कि हम सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, अगर हम कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब बात करें हम कैसे देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव देखते हैं कि वो उसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तुम्हारा यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, क्लोरीन है। अब हमको देखना कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। हम ऐड क्या कर रहे हैं, इसमें क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, तो ये देखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब देखो अगर ये खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है यानी नेगेटिव चार्ज इस पे आने वाला है, यानी इसको देगा पॉजिटिव चार्ज, तो यानी जीरो से क्या हो जाएगा, कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इसलिए क्या बोलते हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो क्योंकि तुम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड करोगे तो उस पे खुद पे नेगेटिव चार्ज आएगा और दूसरे को पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या कि इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, और इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये तुम्हारी जनरल डिफिनेशन है, इसी का यूज करके ये 3 डिफिनेशन और बनाई गई है। अब देखो तुम ये भी पढ़ते हो कि रिमूवल ऑफ H2 इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। यार हमेशा रिमूवल ऑफ H2 ऑक्सीडेशन होता है, तो ऐसा नहीं होता है। तो डिपेंड करेगा कि वो किसके साथ लगा है। अगर वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा है, ठीक है, तब उस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर उसका रिमूवल होगा मतलब H2 मान लो हाइड्रोजन तुम्हारा निकल गया अलग, जो दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था वो अलग निकल गया, तो उस पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था उसमें नेगेटिव चार्ज था, अब वहां से हाइड्रोजन हट गया, यानी अब उस पे क्या हुआ, जीरो हो गया। तो नेगेटिव से क्या हुआ, जीरो हो गया, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, मतलब कोई नेगेटिव नंबर है उसे जीरो का, तभी तो तुम्हारा इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। बट तुम्हारा जो हाइड्रोजन है अगर वो अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा होगा, मतलब कि क्या, मेटल हाइड्राइड्स का केस होता है जहां पे तुम्हारा हाइड्रोजन का क्या होता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और जिसके साथ वो लगा होगा उसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब जैसे ही हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है, तो वहां पे तुम्हारा पॉजिटिव से कहा चला जाएगा, वो जीरो चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पे तुम्हारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ना कि ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि वो किसके साथ लगा हुआ है। तो अगर तुम्हारा ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा होगा, ठीक है, तो क्या लिख दो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ इट इज विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा होगा, तब हम कंफर्म से बोल सकते हैं कि क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। बाकी अभी हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी कैलकुलेट करेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, कि सिंपल सी बात है, देखो अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को तुमने रिमूव किया, इसका मतलब जो तुम्हारा इलेक्ट्रो नेगेटिव वाला एलिमेंट है उस पर तो नेगेटिव चार्ज होगा, तो जैसे ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाला एलिमेंट हटा, तो जो इलेक्ट्रो नेगेटिव वाला एलिमेंट हो वहां पर नेगेटिव था पहले, रिएक्शन के बाद तो क्या हो गया, जीरो हो गया मान लो। तो जीरो अगर हो गया तो इसका मतलब क्या, नेगेटिव से जीरो हो गया, इसका मतलब क्या, ऑक्सीडेशन हो गया। इसलिए तुम्हारा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो कैसे देखेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो देखेंगे उस एटम के रिस्पेक्ट में जिसके साथ वो लगा हुआ है। फिर चौथा तुम्हारा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, भी तुम्हारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। आप सोचो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन क्यों होगा, तो देखो जब भी हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो तुम्हारा एलिमेंट में क्या आता है,
पॉजिटिव चार्ज आता है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब क्या, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इसीलिए तुम्हारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अब देखो एग्जांपल देखो, यहाँ पे Mg है, O2 है, MgO। तो पहले मैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के अकॉर्डिंग ये क्या उसका जीरो होगा, यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 हो गया, ये तुम्हारा +2 हो गया। ठीक है, तो मैग्नीशियम का देखो क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का क्या देखो हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। वही अगर ऑक्सीजन का देखोगे तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो Mg+Cl2 है। अब मान लो हमको देखना कि Mg को ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ऐड होने वाला एलिमेंट है वो कैसा है इसके रेस्पेक्ट में। अब देखो ये तुम्हारा क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। अगर इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आए मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा डिफरेंशियल से होगा कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब लिख के देख लेते हैं, इसको बताया जीरो हो गया, इसका जीरो हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हम निकालते हैं, ये मैंने लेक्चर 1 में बताया था, वो तुम पूरा अच्छे से देख लेना, तभी तुम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, वरना कभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब मैग्नीशियम का तुमको पता है, हमें कंफर्म से +2 होता है, क्लोराइड का क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो तुम्हारा जीरो से गया +2, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, इसका देखो क्या हो गया, रिडक्शन। अभी इसको यही चीज सेम एग्जांपल तुमको मैं दोबारा दिखाऊंगा जब मैं तुमको पढ़ाऊंगा रिडक्शन। ठीक है, तो अभी थोड़ा और क्लियर होगा, अभी थोड़ा वेट करो। ठीक है, देखो आगे देखो, अब यहाँ में क्या लिख रहा है कि H2S है, O2 है। ठीक है, रिएक्शन करके H2O बनाया +2S बनाया। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इस वाले कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। अब हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, रिमूव हो गया। अब ये अगर देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा होगा, देखो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा होगा, मतलब यहाँ पे इस पे क्या होगा, नेगेटिव का चार्ज होगा। अब अगर नेगेटिव का चार्ज होगा, बाद में क्या हो जाएगा, जब इससे हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो जीरो बन जाएगा, यानी क्या हो गया तुम्हारा, ऑक्सीडेशन हो गया। बट मान लो NaH है, उसकी रिएक्शन हमने कराई KH से, मान लो NaH तुम्हारा ये KH को रिप्लेस करके मान लो KH बन गया, ऐसा तुमने रिएक्शन लिख ली। अब यहाँ पे तुम्हारा जो हाइड्रोजन लगा है वो अपने से इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के साथ लगा हुआ है, तो यहाँ पे जब तुम हाइड्रोजन को रिमूव करोगे, ठीक है, तो यहाँ तुम्हारा ये पहले इनिशियल क्या था, पॉजिटिव में था, ठीक है, +1 था, बाद में कहा चला गया, जीरो हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इसलिए तुम्हारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट ऑलवेज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा वो इस पे डिपेंड करेगा कि जिस कंपाउंड से वो निकल रहा है, उस कंपाउंड में जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है या नहीं। अगर वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, तभी हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो देखो यहाँ पे जीरो होगा क्योंकि तुम्हारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, क्योंकि तुम्हारा सिंगल मॉलिक्यूल है। ठीक है, O2 होगा, यहाँ पे तुम्हारा H2S है, तो यहाँ पे तुम्हारा सल्फर पे तुमको पता है -2 होता है क्योंकि तुम्हारा 16 ग्रुप का एलिमेंट है। और हाइड्रोजन तुमको पता है यहाँ पे +1 होगा, क्योंकि -1 सिर्फ और सिर्फ मेटल हाइड्राइड के साथ होता है। यहाँ पे तुम्हारा H2 में, यहाँ -2, ये तुम्हारा यहाँ पे अभी +1 में है, और सल्फर आ गया जीरो में। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। बट यहाँ पे देखोगे तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे अपने से ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के साथ लगा था। ठीक है, अब यहाँ पे अगला एग्जाम्पल है, Na से बना Na+ इलेक्ट्रॉन निकाला। तो देखो यहाँ पे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन निकालोगे, जब भी इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है उस पे। तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आया, तो देखो जीरो से कहाँ, यहाँ पे जीरो था क्योंकि तुम्हारा सिंगल एलिमेंट है, जीरो से कहाँ चला गया, +1 में चला गया। इसका मतलब क्या हो गया, तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखो रिडक्शन, तो तुमको ना क्या था कि डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, अच्छी बात है। अब और हम क्या बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ H2 और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। अब फिर सोचो कि आखिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रिडक्शन क्यों होगा, क्योंकि जैसे तुम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऐड करोगे, अब वो अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो मतलब उस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसके साथ तुम जोड़ रहे हो उस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पहले मान लो वो जीरो था, अब तुमने क्या बना दिया, उसको नेगेटिव बना दिया, तो जीरो से तुम चले गए नेगेटिव में, इसका मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, सिंपल सी बात। वही लिखा है कि रिमूवल ऑफ O2 एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। मान लो तुम रिमूव कर रहे हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, तो जिस एलिमेंट को तुम रिमूव, मान लो तुम्हारा एक कंपाउंड था A और B, ठीक है, इस B को तुम वहां से रिमूव कर रहे हो, तो ये तुम्हारा जो B है, अगर ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हुआ, ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हुआ, इसका मतलब इस पे रहा होगा नेगेटिव चार्ज, इस पे रहा होगा पॉजिटिव चार्ज। अगर तुम इसमें से तुमने ये निकाल लिया, सिर्फ यही बचा, तो पॉजिटिव से कहाँ चला जाएगा, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जीरो होती है, तो जीरो में चला जाएगा, यानी प्लस से कहाँ चला गया, देखो जीरो में। इसका मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट इज द रिडक्शन। ठीक है, देख सकते हो आराम से, सब कुछ क्या रिलेटेबल है। फिर तुम्हारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो भी तुम्हारा क्या होगा, और रिडक्शन होगा, क्योंकि जैसे तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो वैसे इस पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो नेगेटिव चार्ज आएगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतना और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव, तो यानी तुम क्या करते जा रहे हो, इसका रिडक्शन रिडक्शन रिडक्शन। तो यहाँ पे तुमने क्या देखा था कि O2 है, जीरो से -2 में जा रहा था, इसका रिडक्शन हो रहा था। तो देखो अब हम देखते हैं इसके रेस्पेक्ट में, मान लो O2 है, ठीक है,
इसमें हम ऐड क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इसका इसमें देख रहा हूँ कि इसका क्या होगा, तो इसका क्या होगा डिपेंड करेगा इसमें ऐड क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम क्या होता है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है इसके कंपेयर में, ठीक है, जिसका ऐड जिसमें ऐड करना है उसके कंपेयर में कैसे है ये देखना है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, अगर ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब इस पे अगर नेगेटिव चार्ज आएगा मतलब क्या होगा, जीरो से चार्ज आएगा नेगेटिव है मतलब क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। वही तुम्हारा लिखा होगा कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। तो देखो ये तुम्हारी सिर्फ डेफिनेशन है, बट इन तीनों का जो नीचे वाले पॉइंट है इनका हम कभी भी यूज नहीं करेंगे ये देखने के लिए कि ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। हम हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर का यूज करेंगे ये फाइंड करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है या भी। तो तुम्हारा ये एग्जांपल है, तो पहले हम कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो तुमको पता है कि क्लोरीन पे क्या होगा, -1 होगा, यहाँ पे 3 क्लोरीन है इसका मतलब आयरन पे क्या होना पड़ेगा, +3। यहाँ पे H2 है तो एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0 हो गया। यहाँ पे होगा तुम्हारा FeCl2, अब Cl2 है तो यहाँ पे कितना होगा, -1 चार्ज -2 टोटल, तो इस पे क्या होगा +2। यहाँ तुम्हारा HCl है तो तुम्हारा यहाँ पे -1 होगा, हाइड्रोजन में तुमको पता है यहाँ पे +1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन का नेगेटिव का बहुत सिर्फ और सिर्फ मेटल के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आयरन है तो आयरन तुम्हारा Fe3+ से चला गया Fe2+ में, यानी क्या हुआ, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, यानी क्या ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। वही अगर क्लोरीन के देखो यहाँ पे -1 था, यहाँ भी -1 था, यहाँ पे भी -1 था, यानी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर S2 के देखो यहाँ पे देखो 0 था, यहाँ चला गया +1 में, इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो ये हमने देख लिया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। अब हम देखते हैं तुम्हारी डेफिनेशन से। तो देखो तुम्हारा FeCl3 है, अब FeCl3 तुम रिमूव क्या कर रहे हो, क्लोरीन रिमूव कर रहे हो। अब क्लोरीन कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब अगर तुम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव कर रहे हो तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इसलिए क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे तुम H2 है, अब H2 में तुम्हारा ऐड क्या हो रहा है, H2 में तुम्हारा ऐड हो रहा है क्लोरीन, H2 के रिस्पेक्ट में तुम्हारा क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन। देखो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट हम कभी भी इस मेथड का यूज नहीं करेंगे ये फाइंड करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। हम हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का यूज करेंगे क्योंकि इसमें तुम गलती कर जाओगे, इसलिए कभी भी इस मेथड को यूज मत करना कि एडिशन हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव का इलेक्ट्रोपॉजिटिव का। बस तुमको डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो तुमको जेईएमएस में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी तो कतई तुम बता नहीं सकते हो कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन होगा, तब हमको ऑक्सीडेशन नंबर वाले मेथड से ही चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे HGO है, HGO को हीट करा, Hg बना +O2 बना, तो यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन नंबर में देख लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन तुमको पता है -2 होगा कंफर्म से, यानी Hg+2 होगा। यहाँ पे तुम्हारा एलिमेंटल फॉर्म है या 0 होगा, यहाँ पे 0 हो गया, तो +2 से कहाँ चला गया, 0, ठीक है। तो यानी इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। अगर देखेंगे हम ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इसलिए तुम्हारा देखो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, -2 से हो गया 0, ठीक है। तो जिसका हमको देखना है ना, तो उसके रेस्पेक्ट में जो जिसको हम रिमूव कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है या वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये देखना होता है। ये थोड़ा अपने आप से थोड़ा सोचना इसके बारे में तो तुमको समझ में आ जाएगा अच्छे से। और दूसरी बात है कि तुमने क्लास 10 में एकदम रटा होगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीजन तुमको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और हाइड्रोजन तुम्हारा क्या होता है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है, क्योंकि तुम्हारा वो इस साइड में होता है, ठीक है। अगर तुम मेटल को छोड़ दो बाकी सबके सिस्टम में क्या होता है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या कि अगर ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो इसका मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को भी हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। सिमिलर तुम्हारा लॉजिक है रिमूवल ऑफ O2 एंड रिमूवल ऑफ H2 में, ठीक है। बाकी तुमको मैंने लॉजिक समझा भी दिया कि कैसे हम देख, ठीक है। तो क्या लॉजिक था कि देखो अगर हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं यानी जो दूसरा होगा उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अगर उस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो नेगेटिव से कहाँ जा रहा होगा, 0 में जा रहा होगा। अब नेगेटिव से अगर 0 में गया इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अगर तुम्हारा क्लोरीन है, क्लोरीन में तुमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो उसमें क्या होगा, माइनस का चार्ज आ गया। यहाँ तुम्हारा 0 था, यहाँ तुम्हारा माइनस आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, तुम्हारा ये रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो वैसे ही तुमको पता, अगर इलेक्ट्रॉन तुम ऐड करोगे उस पर नेगेटिव आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे 2 माइनस आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे 3 माइनस आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि तुम धीरे धीरे उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहे हो, नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहे हो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो तुम्हारा जनरली क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन फिनोमिना होते हैं ना वो इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है। जनरली तुमको ये तुमको मैंने पहली लाइन ही बताई थी लेक्चर 1 में
कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो यही तुम्हारा चैप्टर, ये कि चैप्टर का नाम ही क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, तो रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होते हैं। तो यहाँ पे तुमने देखा था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ भी देखा तुमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, ये भी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ भी देखा तुमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है, यहाँ भी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ भी तुमने देखा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है, ये भी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। इसीलिए तुमको बताया था कि ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस क्या होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं। तो यहाँ पे चार डेफिनेशंस हैं, स्पीसीज ऑक्सीडाइज्ड, स्पीसीज रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडेंट, या फिर इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर रिडक्टेंट लिखा या फिर नहीं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो देखो स्पीसीज ऑक्सीडाइज मतलब क्या, कि जिस स्पीसी का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा हम बोल देंगे कि वो स्पीसी क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है। जिस स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा होगा हम बोल देंगे वो स्पीसी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखना कि जो हमेशा हम जो स्पीसी ऑक्सीडाइज या स्पीसीज रिड्यूस लिखते हैं वो हमेशा हम रिएक्टेंट साइड के लिखते हैं। लिखा है नोट, वी ऑलवेज राइट द स्पीसीज ऑफ रिएक्टेंट साइड, ठीक है। यहाँ तुम्हारा Na था, Cl2 से रिएक्शन के साथ 2NaCl बनाया, तो यहाँ तुमको पता है एलिमेंटल फॉर्म में तो जीरो होगा, यहाँ भी तुम्हारा क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ NaCl बना, तुमको पता है अल्कली मेटल तो हमेशा +1 होगा, अगर इस पे +1 हो इस पे क्या हो गया, -1 हो गया। यानी जीरो से कहाँ गया, +1 में गया, यानी क्या हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, यानी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो जीरो से चला गया -1, यानी क्या हुआ कि डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। अब डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो अब तुमसे बोले कि बताओ इसमें इस रिएक्शन में कौन सी स्पीसी ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी स्पीसी रिड्यूस हो रही है। तो यहाँ तुम्हारा Na क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और तुम्हारा क्लोरीन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अब देखो समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ऐसी स्पीसी जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करती है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे को रिड्यूस करती है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब देखो, अब तुम पहचानोगे कैसे कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जो स्पीसी खुद रिड्यूस हो रही है, ठीक है, जो खुद रिड्यूस होती है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जो खुद ऑक्सीडाइज होगी, अगर जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग मतलब रिड्यूस जो करे, एजेंट का काम क्या होता है, कुछ काम करना, तो क्या काम कर रहा है वो, रिड्यूस कर रहा है। तो जो रिड्यूस करेगा रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको तुमको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो तुम्हारे पास एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, ठीक है। ये पर्सन बहुत अमीर है, ठीक है, इसका बहुत पैसा है, और ये पर्सन क्या है, बहुत गरीब है। तो अगर ये अपने पैसे इसको दे देता है तो ये क्या हो जाएगा, अमीर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, खुद गरीब हो जाएगा। यानी अगर ये खुद गरीब हो रहा है, ठीक है, यानी खुद ये रिड्यूस हो रहा है, अगर ये खुद ये रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। दूसरे को क्या कर रहा होगा, अमीर कर रहा होगा, यानी क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। इसलिए जो खुद रिड्यूस होता है वो दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज। और मान लो ये खुद अगर ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, अगर इसके पास पैसे थे और इसने बी से भी पैसे क्या किए, छीन लिए, पहले अमीर था ही अब और अमीर हो जाएगा। यानी अगर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी खुद और अमीर हो रहा है, मतलब खुद और ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर खुद ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरों को क्या कर रहा होगा, दूसरे का छीन है ना, तो दूसरे को क्या कर रहा होगा, रिड्यूस कर रहा होगा। दूसरे को क्या कर रहा होगा, गरीब कर रहा होगा। तो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया ये, ठीक है। तो ये अगर ऑक्सीडाइज हुआ है तो सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अगर सामने वाले को रिड्यूस करेगा तो यानी ये इसने इसको रिड्यूस किया, हम बोल सकते हैं ऐसा, यानी क्या हो जाएगा, तब ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अगर ये खुद रिड्यूस हुआ है तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब अमीर करेगा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। वही लिखा कि स्पीसीज दैट ऑक्सीडाइजेस द अदर एलिमेंट, उनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसी स्पीसीज जो दूसरे को रिड्यूस करती है उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। अब अगर किसी रिएक्शन में पहचानना होगी कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो खुद रिड्यूस होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्यों, तो अगर इलेक्ट्रॉन को उसने एक्सेप्ट किया मतलब उस पर खुद क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। अब उस पर अगर खुद निगेटिव चार्ज आएगा, मतलब तुम्हारा मान लो पहले जीरो था बाद में निगेटिव हो गया, मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता जाएगा उतना और नेगेटिव, मतलब क्या, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब उसका खुद क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब अगर खुद का रिडक्शन हो गया तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सिमिलरली अगर तुम्हारा कोई डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा उतना ज्यादा उस पर पॉजिटिव चार्ज आता चला जाएगा। अब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, खुद का हो गया उसका ऑक्सीडेशन। अब अगर खुद का ऑक्सीडेशन हुआ यानी अगर खुद वो अमीर हुआ तो दूसरों को क्या करेगा, गरीब यानी दूसरे को क्या करेगा, रिडक्शन करेगा दूसरे का, ठीक है। जो स्पेसी ऑक्सीडाइज होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है, जो रिड्यूस होती है वो क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। जैसे यहाँ सोडियम था तो सोडियम तुम्हारा क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था, तो ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है।
ठीक है। वही तुम्हारा क्लोरीन था जो कुछ खुद रिड्यूस हो रहा है, यानी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऐसे ही देख लो, जैसे तुम्हारे यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम तुम्हारा क्या कर रहा है, क्लोरीन था, क्लोरीन चला गया माइनस में, यानी क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो किसने रिड्यूस किया होगा इसको, जो ये वाला है, क्योंकि ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है और दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा होगा। ठीक है, तो यानी जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, सामने वाले को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। और जो खुद रिड्यूस होता है वो सामने वाले को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो। ठीक है, आगे लिखा है एनी रिडॉक्स रिएक्शन कैन बी रिटन एज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो अभी हम बैलेंसिंग करेंगे तो वहां पे तुम देखोगे कि हमको हाफ रिएक्शन लिखनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए तुमको हाफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए। तो हाफ रिएक्शन लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर तुम्हारा कोई आयनिक कंपाउंड होता है तो उसको आयंस के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे NaCl लिखा था, तो NaCl को हम क्या कर सकते हैं, Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक कर देंगे आयंस के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे Na पे प्लस क्या होगा, Cl पे माइनस क्या होगा, क्योंकि क्लोरीन क्या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, अब हमको लिखना है ऑक्सीडेशन हाफ, मतलब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तुमको पता है जो Na है वो ऑक्सीडाइज होके Na प्लस बना रहा है, यानी Na है वो तुम्हारा ऑक्सीडाइज हुआ, क्या बनाया, Na प्लस बनाया। तो यहाँ पे दो लगा दो ताकि तुम्हारा रिएक्शन बैलेंस हो जाए। ठीक है, यानी 2 ऑफ Na गिव्स 2 ऑफ Na प्लस। ठीक है, तो यहाँ तुम्हारा देखो मास बैलेंस हो गया, बट अभी चार्ज बैलेंस नहीं है। तो जब भी हम कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें चार्ज भी बैलेंस करते हैं। तो अगर हमको चार्ज बैलेंस करना है, देखो इधर कितना है, 2 प्लस है, इधर कितना है, नेट चार्ज 0 है। अब इधर प्लस का 2 है तो हमको 0 बनाना है, बट तो 0 कैसे बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमेशा हम इलेक्ट्रॉन या तो ऐड करते हैं रिएक्टेंट साइड या तो प्रोडक्ट साइड, चार्ज को बैलेंस करने के लिए। जैसे तुमने यहाँ पे ऐड किया 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोडक्ट साइड में, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा सोडियम होगा उसने Na प्लस बनाया है। अब Na प्लस कैसे बनाया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया होगा तभी उसके 2 Na प्लस बने होंगे। ठीक है, ये तुम्हारी क्या होगी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब तुमको रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखनी है, तो रिडक्शन किसका हो रहा है, क्लोरीन का, यानी Cl2 से क्या बनेगा, Cl माइनस बनेगा। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम है तो यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम हो गए। बट अभी इसका चार्ज बैलेंस नहीं है, इधर 2 माइनस है बट इधर 0 है। अब देखो हम इधर तो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते, अगर हमने इधर इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो उस पर और नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, बट हमको तो इधर ऐड करना पड़ेगा, इसका मतलब ताकि इक्वल आ जाए। यानी हम इधर ऐड कर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। देखो -2 का चार्ज इधर भी हो गया, -2 का चार्ज इधर भी हो गया। वैसे भी हम क्या बोलते हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है, एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और तो कोई भी तुम्हारी रिएक्शन हो, अगर उसमें हम हाफ रिएक्शन को ऐड करेंगे तो हमको ओवरऑल रिएक्शन मिल जाती है। मान लो इन दोनों को मैं करता हूँ ऐड, ठीक है, तो क्या होगा, 2Na प्लस, जो रिएक्टेंट साइड वाला रिएक्टेंट साइड ऐड करते हैं हमेशा, प्रोडक्ट साइड वाला हमेशा प्रोडक्ट साइड ऐड करते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cl2 गिव्स 2Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Cl माइनस। तो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, नहीं क्या कर सकते हैं, इनको काट सकते हैं। क्या होगा, 2Na प्लस Cl2 गिव्स 2Na प्लस 2Cl माइनस। अभी अलग अलग लिखिए, इनको फिर से जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 2NaCl, क्योंकि तुम्हारी क्या थी, ऊपर रिएक्शन थी, देखो वही होगी। यदि तुमको अगर हाफ रिएक्शन दी तो उनको ऐड करके तुम ओवरऑल रिएक्शन भी ऐसे लिख सकते हो। देखो वही मैंने रूल के फॉर्म में लिख दिया है कि क्या तुम्हारा रूल होगा, टू ऐड द हाफ रिएक्शन, तो ऐड करो रिएक्टेंट साइड वाली स्पीसीज को टू द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड वाली स्पीसीज को प्रोडक्ट साइड। यही बोले, दैट इज आफ्टर एरो, यह तुम्हारा क्या होगा, रिएक्टेंट साइड मतलब क्या, बिफोर एरो। ठीक है, तो जो एरो से पहले वाले हैं उनको एरो के पहले ही रखना है, और जो एरो के बाद वाले हैं उनको एरो के बाद ही रखना है। ठीक है, यानी इसको इधर रखोगे एरो के, इसको भी इधर रखोगे, यहाँ पे ये बाद में था, यानी इसको बाद में रखोगे, इसको भी क्या रखोगे, बाद में रखोगे। तो तुम्हारा सेकंड रूल क्या है कि इफ समथिंग इज कॉमन ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड देन वी कैन सब्ट्रैक्ट देम एज मैथ। जैसे तो तुम एज्यूम कर लो कि तुम्हारा ये एरो की बजाय इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तुम्हारा मैथ होता है, तुम्हारा इक्वल टू साइन में तुम्हारा A प्लस बी इक्वल टू C प्लस डी लिखा है। ठीक है, तो हम सी को क्या कर सकते हैं, इससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली अगर तुम्हारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में तुम्हारा सेम स्पीसीज, यहाँ में क्या है, सेम इलेक्ट्रॉन सेम है, जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी 2, यानी अगर इसको इधर ले आओगे, जब इसको इधर ले जाओ तो इधर प्लस में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस में जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मैथ की तरह हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बाकी अभी जब हम बैलेंसिंग और रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे तब ये तुमको और अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 कलर सॉल्ट है जो तुमको एनसीईआरटी में दिया है कि ZnS का कलर क्या होता है, व्हाइट होता है, एंड CuS कॉपर सल्फाइड का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। ठीक है, तो ये कलर तुम ध्यान रखना, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में रिडॉक्स रिएक्शन में लिखे हुए हैं। इसको कहते हैं व्हाट इज स्टॉक नोटेशन। तो स्टॉक नोटेशन तुम्हारा कुछ नहीं होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कर दी जाती है बाय द रोमन नंबर। अब इसका मतलब क्या, तुमको मैं इसके एग्जांपल बताता हूँ। मान लो तुम्हारा एग्जांपल है FeCl2। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन क्या है, सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो वैसे हम जब नाम लिखते हैं क्या बोलते हैं, फेरस क्लोराइड, Fe2 प्लस में, तो उसको क्या बोलते हैं, फेरस
और अगर FeCl3 होगा तो Fe+3 में उसको बोलते हैं फेरिक। तो यहाँ पे फेरस और फेरिक ना बोल के हम क्या लिखेंगे, आयरन। यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 में है, यानी रोमन नंबर में हम 2 लिख देंगे, देन तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्लोराइड। ठीक है, यहाँ तुम्हारा है आयरन, यहाँ पे तुम्हारा +3 में, यानी हम 3 लिख देंगे रोमन नंबर में, देन तुम्हारा क्लोराइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक नोटेशन। तुम्हारे ये वर्ड कभी यूज कर लेते, ध्यान रखना, ये तुम अलग से कहीं शॉर्ट नोट में लिख लो कि ZnS का कलर व्हाइट होता है, CuS का कलर ब्लैक होता है, और तुम्हारी स्टॉक नोटेशन क्या होता है। दो अगला क्वेश्चन है, Cu2O है, Cu2S है, उससे बना कॉपर एंड SO2। देखो यहाँ पे Cu2O है, तुमको पता है ऑक्सीजन हमेशा क्या होगा, यहाँ पे -2 में होगा। अब अगर ऑक्सीजन -2 में है, यही तुम्हारा कॉपर पे क्या होगा, +2 होगा। अगर यहाँ पे 2 कॉपर है, इसका मतलब कॉपर पे एक पे क्या होगा, +1 होगा। सिमिलर तुम्हारा यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे कॉपर पे क्या होगा, +1 होगा। यहाँ तुम्हारा कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में नहीं, 0 हो गया। यहाँ तुम्हारा ऑक्सीजन पे क्या होगा, -2 होगा। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, -4। सल्फर पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे +4। देखो ये सल्फर यहाँ गया -2 से +4 में, सल्फर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब तुम ध्यान से देखो, तुम्हारा यहाँ पे कॉपर यहाँ भी +1 में, यहाँ भी +1 में, यहाँ से 0 यहाँ से देखोगे तब भी क्या है, रिडक्शन है। यहाँ पे कॉपर देख लो, इसका भी ऐसे देख लो, ये भी क्या है, रिडक्शन है। तो ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जहाँ पे तुम कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, अब बोला है कि आइडेंटिफाई करो कि ऑक्सीडेंट कौन है, रिडक्टेंट कौन है, कौन सी स्पीसीज तुम्हारी ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी स्पीसीज रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। ये तुम्हारी स्पीसीज क्या हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी स्पीसीज क्या होता है, -2 से -2 ही है, नहीं ऑक्सीजन कुछ भी नहीं हुआ इसका। कॉपर तुम्हारा क्या हो रहा है, इसका रिड्यूस हो रही है, ये स्पीसीज क्या हो रही है, सिर्फ रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो जब ये खुद रिड्यूस हो रही है तो मतलब ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और ये स्पेसिफिक खुद ऑक्सीडाइज भी हो रही है, खुद रिड्यूस भी हो रही है। तो यहाँ पे हम नहीं बता सकते कि कौन सी स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सी स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब हम पूरे कंपाउंड को नहीं बता सकते, हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट को बोलेंगे। यहाँ पे जैसे सल्फर है, ठीक है, तो सल्फर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा था, तो हम बोलेंगे जो तुम्हारा सल्फर है, किसमें सल्फर है, Cu2S में। ठीक है, खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब अगर वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो रिड्यूस क्यों कर रहा है, तो वो इसको भी रिड्यूस कर रहा है और इसको भी रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये किसको किसको रिड्यूस कर रहा है, ये तुम्हारा Cu2O को भी रिड्यूस कर रहा है, और तुम्हारा जो Cu है किसमें, इन Cu2S में, वो उसको भी रिड्यूस कर रहा है। तो जो इसमें सल्फर है, ठीक है, सल्फर इन द Cu2S, वो क्या होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि इस पूरी स्पीसीज को हम ये नहीं बोल सकते कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो वही बात करेंगे, अगर कॉपर की जो तुम्हारा Cu2O है, ठीक है, Cu2 अगर पूरा स्पीसीज है तो वहां पे सिर्फ कॉपर का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यानी अगर खुद Cu2O का अगर रिडक्शन हो रहा है तो ये तुम्हारा क्या है, Cu2O ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, जो ऑक्सीडाइज कर रहा है तो तुम्हारा सल्फर है इन द Cu2S। ठीक है, तो इस तरह से तुमसे क्वेश्चन इस पे पूछ सकता है। ठीक है, ये इंटेक्स का क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी इंटेक्स का ये क्वेश्चन है, जहाँ पे तुम कंफ्यूज हो सकते हो कि बताओ हम किसको बताएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसको बताएंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो हो सकता है तुमको वहां पे एलिमेंट बोल देगी, तुम्हारा सल्फर है, बताओ वो यहाँ पे जो सल्फर है वो Cu2 उसमें वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। या फिर बोल दे जो कॉपर है तुम्हारा, वो तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है इन द Cu2O या फिर Cu2S। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। तो पहली जो रिएक्शन तुम्हारी होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, जो कि क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। देन तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। देन तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तुमने क्लास 10 में भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी होगी। बट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि वहां पे चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है, इसलिए वो हम यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं। बट यहाँ पे एक और रिएक्शन ऐड हो जाती है, उसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अभी हम एक करके देखेंगे कि एक्चुअली होती क्या है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तुमको पता है कि तुम्हारा कोई एलिमेंट ए है, कोई तुम्हारी स्पीसी ए है, तुम्हारी बी है, वो कंबाइन होकर एक सिंगल स्पीसी बनाती है, उसको क्या बोलते हैं, हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो तुमको पता होगा। बट एक बात का ध्यान रखना कि नोट, जितने भी कंबशन रिएक्शन होती है, कंबशन रिएक्शन होती क्या है, तो कंबशन का मतलब ही होता है रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। तो जितने भी कंबशन रिएक्शन होती है जिसमें तुम्हारा एलिमेंटल ऑक्सीजन यूज होता है, ऐसी रिएक्शंस को भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो ये टाइप होगा, तुम्हारा ये ए था, ये बी था, ये कंपाउंड बन गया ए बी। ठीक है, तुम्हारा ए प्लस बी से ए बी कंपाउंड बन गया, सी कंपाउंड बन गया, सिंगल कंपाउंड बन गया। दो स्पीसीज थी, उन्होंने कंबाइन होके एक सिंगल कंपाउंड बनाया। तो ये तो तुम्हारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, पर ये तुम्हारा एनसीईआरटी में चीज दी हुई है कि CH4 की रिएक्शन हमने करी O2 के साथ। तो तुमको पता कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका अगर कंबशन होता है तो क्या होता है, CO2 प्लस वाटर। ठीक है, ये तुमने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, ये तुमको मैंने मोल कॉन्सेप्ट में भी बताया। ठीक है, तो CO2 प्लस ये वाटर बनाएगा। अब तो यहाँ तो तुम्हारा ये ए था, यहाँ तुम्हारा बी था,
है, इससे बना कुछ सी, इससे बना कुछ डी, बट ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए इसको याद रखना। तो ये तुमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये बात पीआईक्यू में भी देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मान लो तुम्हारा क्वेश्चन है एग्जाम, और तुम्हारे पास ऑप्शन में एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, तब तुम इस पे टिक लगाओगे कि हाँ ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बट अगर तुम्हारा ऑप्शन में और कोई ऐसी है नहीं, मतलब और तुम्हारे ऑप्शन में क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, या फिर डिस्प्रोपोर्शनेशन, अभी हम देखेंगे क्या होता है, या फिर डिकम्पोजिशन है, और तुम्हारा ऑप्शन में एक ये है, तब तुम इसी पे टिक लगाओगे। तब तुमको कंफ्यूजन नहीं होना कि हाँ इसमें तो कोई भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही नहीं है, तब तुम इस पे आराम से टिक लगा दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलग से नोट बना के लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी में दिया है, ये पूछा जा सकता है। तो अब देखो ये रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है, तो यहाँ पे इसका एलिमेंटल फॉर्म यानी जीरो में होगा, जीरो में होगा यहाँ पे तुम्हारा Mg3N2 होगा। तुमको पता है मैग्नीशियम पे हमेशा +2 होता है, 3 2 जा +6 हो जाएगा। अगर +6 होगा, इस पे क्या होगा, -6 होगा, बट यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, इस पे क्या होगा, -3 होगा। अब इस पे अगर -3 है, तो देखो यहाँ पे जीरो से गया -3, यानी क्या होगा, रिडक्शन। जीरो से +2 यानी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो गई, एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पे जो तुम्हारा ये ए एंड बी है, या तो ये दोनों ही एलिमेंटल फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है, या तो तुम्हारा एक कोई एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। ये तुम्हारा ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इधर ए एंड बी और बोथ ए एंड बी शुड बी इन द एलिमेंटल फॉर्म, ठीक है। एलिमेंटल फॉर्म में होगा तभी तुम्हारा वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के चांसेस बना पाएगा। तुमको पता है हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा, +1 होगा, क्योंकि नेगेटिव कब दिखाता है, सिर्फ और सिर्फ अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल के साथ में हाइड्राइड जो फॉर्मेशन करता है, या फिर मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है बोले, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा, +1 होगा। अब यहाँ पे तुम्हारे क्या 4 हाइड्रोजन, यानी क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, यानी कार्बन पे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हारा कार्बन क्या है, यहाँ पे ऑप्शन पे होगा -2, तुमको कंफर्म से पता है, 2 2 जब 4 होगा, यानी कार्बन पे क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, यानी कार्बन का क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, यानी ये तुम्हारा CH4 क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। वही O2 की बात करें तो यहाँ इसका 0 है, यहाँ पे तुम्हारा इसका क्या है, -2 है, यहाँ पे देखोगे इसका -2 है, यानी O2 का क्या हुआ, रिडक्शन। तो चाहे ऐसे देख लो, चाहे तुम ऐसे देख लो, तो O2 का क्या हुआ, रिडक्शन, तो इसका होगा रिडक्शन, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो तुम्हारी अगली रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तुम्हारा तुम्हारा कंपाउंड ए बी है, वो ब्रेक होकर A+B बनाया, तो उसको क्या बोल देंगे, डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन तुम्हारा क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वहां तुम्हारा ए और बी मिलकर AB बना रहा था, कोई थर्ड कंपाउंड बना रहा था, या तुम्हारा AB ब्रेक करके A+B बन गया, ये तुम्हारा एक सिंगल कंपाउंड दो से ज्यादा में ब्रेक हो गया, यानी क्या हो जाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एटलीस्ट वन ऑफ द, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो ऑरेंज कलर से लिखा है, एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी इन द एलिमेंटल फॉर्म। एटलीस्ट कम से कम एक प्रोडक्ट तुम्हारा एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि अगर एलिमेंटल फॉर्म में होगा नहीं, तो उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। और आगे क्या लिखा है कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस और नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये भी तुम्हारा क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन तुम्हारी क्या, रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं होती हैं, ठीक है। तुम क्या बोल सकते हैं कि ऑल रिडॉक्स रिएक्शंस आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, बट ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल दे लो, तुम्हारा KClO3, अगर इसकी हीट करते हैं तो यहाँ पे बनता है तुम्हारा KCl और प्लस तुम्हारा बनता है O2, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस कर लो, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, कर लो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ तुम्हारा 3 ऑक्सीजन है, नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 हो गए। और यहाँ पे तुम्हारा 2 क्लोरीन और 2 पोटेशियम है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस हो गई। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा ऑक्सीजन है, तुमको ऑक्सीजन पता है तो कंफर्म से -2 में होगा, -2 में होगा, यानी टोटल क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। और तुमको ये भी पता है यहाँ पे जो पोटेशियम होगा वो तुम्हारा +1 कंफर्म होगा, क्योंकि अल्कली मेटल है। तो ये तुमको मैंने कहा सिखाया, पार्ट 1 में सिखाया, तो पहले वो अच्छे से देख लेना। अब अगर इस पे +1 है, इस पे टोटल -6 है, इसका वाला इस पे कितना होगा, +5 होगा, तभी तुम्हारा नेट क्या आएगा, 0 आएगा, न्यूट्रल होगा। यहाँ पे क्लोरीन किस में, +5 में, यहाँ तुम्हारा क्लोरीन किस में, -1 में, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम तो +1 होगा, +1 -1 क्या होगा, न्यूट्रल हो गया। या ऑक्सीजन तुम्हारा 0 में है, तो तुम क्या देख रहे हो, तो पोटेशियम तुम्हारा +1 से +1 में रहा, यानी कोई भी चेंज नहीं हुआ। बट यहाँ पे क्लोरीन +5 से चला गया क्या, -1 में, यानी यहाँ पे क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। वही ऑक्सीजन की बात करें तो -2 से चला गया 0 में, यानी ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि तुम्हारा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, जो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो एक प्रोडक्ट तुम्हारा क्या है, एलिमेंटल फॉर्म में है। तो जब तक तुम्हारा एटलीस्ट एक प्रोडक्ट एलिमेंटल फॉर्म में नहीं होगा, तब तक वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। एग्जांपल है तुम्हारा CaCO3 है, तुमको पता है इसको हीटिंग करते हैं तो क्या बनता है, CaO बनता है प्लस CO2 बनता है, ठीक है। CaO प्लस CO2। तो पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर मैथड से देख लेते हैं। तुमको पता है कार्बोनेट आयन पे होता है -2 का चार्ज, और तुम्हारा कैल्शियम पे होता है +2 का चार्ज। यहाँ पे तुम्हारा कैल्शियम भी +2 में, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में है, तो +2 -2। यहाँ तुम्हारा ऑक्सीजन -2 में होगा, यहाँ पे तुम्हारा कार्बन कितने हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर -2 में है 2 ऑक्सीजन, यानी -4, यहाँ पे कार्बन किसमें है, +4 में है। हमको देखना कि यहाँ पे जो कार्बन है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर इस पूरे पे
अगर इस पूरे पे -2 का चार्ज है और तुमको पता है ऑक्सीजन पे होता है -2 का चार्ज, यानी इसके वजह से क्या हो जाएगा -6 का चार्ज। अब -6 का चार्ज इसकी वजह से है, बट ओवरऑल पे -2 का ही चार्ज आ रहा है। इसका मतलब तुम्हारा +4 ऐड हुआ होगा, तो यानी तुम्हारा कार्बन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है +4 है। तो यहाँ पे देखो कोई भी ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये क्या है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है, ये तुम्हारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है, बट ये तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। इसलिए तुम्हारी ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। उसका एग्जांपल याद रखना कि कार्बोनेट्स को जब हीट करते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लो या कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, वो क्या हो जाएंगी तुम्हारे रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होंगी, बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो वो है। और या फिर देख सकते हो इसने क्या बोला था कि एक एटलीस्ट एक प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए, बट यहाँ देखो कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, दोनों क्या है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। तो ऐसे भी देख सकते हो कि तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन होने के चांसेस क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। पर तुमको अगर कभी भी देखना होगा तो एलिमेंटल फॉर्म वाली चीज नहीं देखोगे, तुम क्या देखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन नंबर से देखोगे कि तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो तुम्हारा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। इसको अलग से नोट बना के लिख लेना। अब अगला तुम्हारा आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या, तुम्हारा एलिमेंट मान लो एक्स है, कंपाउंड क्या तुम्हारा वाई जेड है। अब ये एक्स क्या करे, वाई को रिप्लेस कर दे, खुद यहाँ पे लग जाए, यानी एक्स जेड बन जाए और वाई बन जाए। यानी एक्स ने क्या किया, यहाँ पे एक्स ने क्या किया, वाई को किया रिप्लेस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी एक्स ने वाई को किया डिस्प्लेस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने ले रखी कि फॉलो द रिएक्टिविटी सीरीज, या फिर बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, टू फाइंड that whether a element can displace the other element or not, because species below in reactivity series can displace the species above only। तो तुमने अपने क्लास 10th में भी एक रिएक्टिविटी सीरीज याद की होगी। क्या रिएक्टिविटी सीरीज याद करी होगी तुम्हारे, मैंने ऐसे याद की थी क्लास 10 में, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कॉपर, उसके बाद तुम्हारा सिल्वर, उसके बाद तुम्हारा गोल्ड। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज तुम कहाँ याद करते हो, क्लास 10 में याद किया तो होगा तुमने। तो यहाँ पे तुम क्या बोलते हो कि तुम्हारा ये जो होगा पोटेशियम होगा, ठीक है। वो तुम्हारा सोडियम के सॉल्ट से उसको रिप्लेस कर सकता है, बट सोडियम जो होगा वो पोटेशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता है। तुमने इसका स्टैंडर्ड एग्जांपल क्या पढ़ा होगा कि तुम्हारा जो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होगा, वहां पे जो कॉपर होगा वो जिंक सल्फेट को रिमूव नहीं कर पाएगा, बट अगर जिंक होगा तो वो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। तो देखो ये इसके लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये तुम्हारी एनसीईआरटी में तुमको टेबल बनी हुई है, ठीक है। ये टेबल है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ठीक है। देखो तुमको हम थोड़ा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का आइडिया देते हैं। तुमको पता है तुम्हारी मान लो ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, अगर तुमने यहाँ पे जिंक रॉड डाली तो तुमको पता है जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस कर देता है, खुद बना लेता है Zn SO4, और यहाँ पे तुम्हारा कॉपर हो जाता है अलग, ठीक है। वही अगर तुम्हारी कॉपर का इलेक्ट्रोड होगा, यहाँ पे जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होगा, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। ये तुमने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, तो इसी को एग्जांपल में लेके चलता हूँ अभी। तो जो तुम्हारा ये रिएक्शन है, तुम्हारी ये रिएक्शन, अब इस रिएक्शन को क्या करो, अब इस रिएक्शन को क्या करो, दो हाफ से तोड़ लो। किस हाफ, कौन से हाफ में, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तुमको पता है यहाँ पे तुम्हारा एलिमेंटल फॉर्म में तो जीरो में होगा, यहाँ पे कॉपर तुम्हारा एलिमेंटल फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे जीरो होगा। यहाँ हमको पता है सल्फेट -2 का चार्ज होता है, यानी यहाँ पे कॉपर पे होगा +2 का चार्ज, यहाँ पे भी सल्फेट पे -2 का चार्ज होता है, यानी तुम्हारे को जिंक पे होगा +2 का चार्ज। तो यहाँ पे Zn 0 से गया +2 में, यानी इसका हुआ ऑक्सीडेशन। यहाँ कॉपर गया +2 से 0 में, यानी इसका हुआ रिडक्शन, ठीक है। अब हमको लिखनी है हाफ रिएक्शन। तो हाफ रिएक्शन में तुम्हारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखो पहले। तो तुमको पता है जब भी हाफ रिएक्शन करते हैं तब भी हम क्या करते हैं, आयंस में ब्रेक कर लेते हैं। यानी ये ब्रेक हो जाएगा Cu2+ प्लस SO4 2- में, ये तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा Zn2+, मतलब जो भी इसका चार्ज है उसको अलग अलग कर दो उनको -2। तो जो स्पेसीज ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होती है, हम वही स्पेसीज सिर्फ हाफ रिएक्शन में लिखते हैं, ठीक है। यानी यहाँ तुम्हारा ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा था, ये जिंक से बना गया जिंक 2+। अब तुमको पता है यहाँ पे सल्फेट ऑक्सीडाइज नहीं है, यानी उसको हम अभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा है +2 का चार्ज है, यहाँ तुम्हारा क्या है, न्यूट्रल है। इसका मतलब क्या, दोनों साइड तुमको चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा, तुमको मैं अभी ऊपर सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो चार्ज को बैलेंस करने यहाँ पे कर दो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड, तो देखो चार्ज भी बैलेंस हो गया, मास भी बैलेंस हो गया, तुम्हारी होगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब बात करें रिडक्शन और हाफ रिएक्शन की, लिखें तो रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का Cu2+ का, यानी Cu2+ होगा, ठीक है। वो तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा Cu में। अभी तो यहाँ पे भी क्या है, चार्ज बैलेंस नहीं है, और इधर देखो 2+ है, इधर 0 है। तो देखो अगर हमने इधर इलेक्ट्रॉन ऐड किया तब तुम कोई बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो इसका इधर निगेटिव चार्ज होता चला जाएगा, इधर पॉजिटिव है, कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉन किधर ऐड करना पड़ेगा, हमको 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा इधर। तो Cu2+ से Cu कैसे बना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन
एक्सेप्ट करके, क्योंकि 2+ का चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कॉपर बन जाएगा। तो ये क्या होगी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि एक ही बीकर में करा रहे थे। अब हम क्या कराएंगे, हम 2 बीकर लेंगे, ये एक बीकर 1 है, ये बीकर तुम्हारा 2 है। बीकर 1 में हमने लिया यहाँ पे जिंक की इलेक्ट्रोड, यहाँ पे बीकर 2 में हमने लिया कॉपर की इलेक्ट्रोड। यहाँ पे जो तुम्हारा सोल्यूशन है वो तुम्हारा जिंक सल्फेट है, मतलब जो तुमने इलेक्ट्रोड लिया उसका सॉल्ट सोल्यूशन। यहाँ पे जो तुमने इलेक्ट्रोड लिया उसका सॉल्ट सोल्यूशन, यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट किया एक वायर से ताकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो। यहाँ पे हमने लगाया एक सॉल्ट भी, क्योंकि तुमको पता है कोई भी सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक करंट फ्लो, यहाँ से यहाँ सर्किट बन गया, यहाँ से यहाँ बन गया। अब यहाँ से कनेक्ट होना चाहिए ना दूसरी साइड भी, उसके लिए भी यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज का। ठीक है, तुमको डिटेल में सब पढ़ा दूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, अभी तुमको बस बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, उतना समझ लो बस। तो यहाँ पे तुम्हारी रिएक्शन क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। रिएक्शन क्या होगी, Zn से बनेगा तुम्हारा Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमने 2 अलग अलग सेल बना ली, पहले हमने एक ही बीकर लिया था, हमने उसको 2 बीकर में ब्रेक कर दिया और इस तरह का कुछ हमने सेटअप बना दिया। तो इसको बोलते हैं डैनियल सेल। ठीक है, तो इस वाले बीकर में क्या होगा, तुम्हारे Zn से Zn2 प्लस बनेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा। यहाँ तुम्हारा Cu2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बनेगा। इस वाले पार्ट में ऐसा होगा नहीं, यहाँ होगा रिडक्शन और यहाँ होगा ऑक्सीडेशन। तो जिस बीकर में तुम्हारा ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं एनोड, जिसमें रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं कैथोड। बाकी भी टेंशन वाली बात नहीं, अभी हम तुमको ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फिर से अच्छे से बता देंगे। ठीक है, अब वो जो तुम्हारे जो सोल्यूशन है, जो रॉड है, इसके हम बीच में बोलेंगे एक पोटेंशियल डेवलप होगा। उस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, मतलब कैथोड एंड एनोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें आयंस होते हैं, और आयंस होते हैं तो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रोलाइट। तो इनके बीच में जो पोटेंशियल होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम दिखाते हैं ऐसे कि ई लिखते हैं। ठीक है, जो तुम्हारा रिएक्शन हो रही है वो लिखते हैं, Zn से कहाँ जा रहा है, ये Zn2 प्लस में। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। यहाँ पे तुम्हारी रिएक्शन क्या हो रही है, ई लिखा, तुम्हारा Cu2 प्लस से जा रहा है कॉपर में। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, और इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यही अगर तुम्हारी कंसंट्रेशन इसकी हम कर दें 1 मोलर, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन कर दें, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब क्या, कि 1 मोलर हम सोल्यूशन ले लें। ठीक है, टेम्परेचर हम कर दें रूम टेम्परेचर नहीं 298 केल्विन या फिर बोले 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर तुम्हारा हो जाए 1 बार। तो इस केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि अगर तुम्हारा ये रिडक्शन पोटेंशियल है तो हम बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ई नॉट लगा दो, ई नॉट का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये बन गया, यहाँ भी ई नॉट लग दो तो क्या बन गया, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखो जो तुम्हारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है, उसी को IUPAC ने क्या बोला कि जो तुम्हारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसको हम आज से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, अब अगर बात करें ये ई नॉट Zn2 प्लस से 2 प्लस बनेगा, यहाँ पे ये ई नॉट होगा, वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो हम वो कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके, जो मैं तुमको पढ़ाऊंगा कहाँ पे, क्लास 12 में, जो कि तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दिया है। ठीक है, वहाँ उसका यूज करके हम ये ई नॉट पता करते हैं। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है कि जो तुम्हारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, जो तुम्हारा ई नॉट बाई Zn2 प्लस से 2 प्लस है, इसको ऐसा लिख के मान लो हम लिख देते हैं ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस से इधर स्लैश लगा के Zn, इसका लग गया Zn2 प्लस से कहाँ गया, 2 प्लस से कहाँ गया, 0। यानी ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर ये रिडक्शन हो रहा है तो मतलब ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। अभी है किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इस वाली रिएक्शन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, पहले ये था तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और हमने इसको ऐसे लिख दिया, मतलब हम बात कर रहे हैं इस वाले शेल की रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमने Zn2 प्लस से पहले लिखा फिर Zn लिखा, मतलब कि हमने लिखा रिडक्शन पोटेंशियल। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब दूसरी चीज देखो, मतलब क्या, ये तुम्हारा ई नॉट ऑफ Zn से Zn2 प्लस होगा वो इक्वल होगा माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस 2 Zn। ठीक है, कुछ नहीं करना है, मतलब तुम्हारा क्या होगा, जो तुम्हारा नेगेटिव साइन हो जाएगा। मतलब कि तो अगर मान लो तुमको किसी का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, अगर वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, इसका मतलब वो क्या होगा, वो तुम्हारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। अब अगर इस रिडक्शन पोटेंशियल से हमको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, तो हमको कुछ नहीं करना है, बस हमको क्या लगा देना है, नेगेटिव का साइन लगा देना है। ठीक है, जो तुम्हारा पहले है उसका जस्ट नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा,
उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाएगा। तो देखो क्या होता है ना, जिसका तुम्हारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब क्या, वो रिडक्शन पोटेंशियल है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, मोर, ठीक है, वो इम्प्लाई करता है कि उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। वही अगर बात करें जिसका तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। मतलब कि तुम्हारी दो रिएक्शन मानो दी है, रिएक्शन 1 है, रिएक्शन 2 है। एक रिएक्शन में दोनों क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हैं या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं। तो उसमें जिसका भी तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, यही बोले कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा, उसका रिडक्शन होगा। जिसका कम होगा उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों को दिए हैं, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा मतलब क्या? उसकी ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी ज्यादा। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका होगा ऑक्सीडेशन, जिसका कम होगा, ठीक है, उसका होगा रिडक्शन। ठीक है, तो ये तुमको जनरली देखने को नहीं मिलेगा। मतलब वो लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कभी भी नहीं देते हैं, वो देते क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देते हैं। अब तुमको पता होना चाहिए, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वही वही तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो अब इस टेबल को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस टेबल में सबका ई नॉट दिया है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर इसी को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखते हैं क्यों आखिर रिएक्टिविटी सीरीज को बोलते हैं। तो ई नॉट है, मतलब ये सारे के सारे क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं। अब कैसे तुमको पता है, जितनी भी तो सारी सारी हाफ रिएक्शन लिखी हुई है, ये तुम्हारी हाफ रिएक्शन लिखी हुई है। यहाँ पे तुम देखोगे ये तुम्हारी रिड्यूस्ड फॉर्म है, ये तुम्हारी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। जैसे तुम्हारा F2 है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या हुआ, F माइनस बनाया, क्या है, रिडक्शन प्रोसेस है। तो तुम्हारे यहाँ पे मैग्नीशियम 2+ है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मैग्नीशियम बनाया। देखो +2 से कहा गया 0 में। तो सारी की सारी क्या लिखी हुई है, रिडक्शन रिएक्शंस लिखी हुई है। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखे हुए हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है। नहीं, इससे उनको पता लगा कि उसकी क्या टेंडेंसी है रिड्यूस करने की। तो तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे जो फ्लोरीन है, F2 है, उसका तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है। कितना है, 2.87, सबसे ज्यादा इसी का है। अब अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब इसका रिडक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। और अगर इसका रिडक्शन होने का चांसेस ज्यादा है मतलब ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसलिए लिखा है F2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली तुम देखोगे लिथियम प्लस है, उसका तो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। अब रिडक्शन पोटेंशियल कम मतलब ऑक्सीडेशन होने के चांसेस ज्यादा। ठीक है, तुमको भी था ना कि रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, उसका रिडक्शन होगा, जिसका कम होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। नहीं, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होने के चांसेस ज्यादा। अब ऑक्सीडेशन होने के चांसेस ज्यादा, इसका मतलब क्या होगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये तुम्हारा लिथियम होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल घट रहा है। अब रिडक्शन पोटेंशियल घट रहा है मतलब रिडक्शन करने की टेंडेंसी घट रही है। रिडक्शन करने की टेंडेंसी घट रही है मतलब क्या, वो दूसरे को करते हैं ऑक्सीडाइज, यानी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज कर रही है। यानी तुम्हारा ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी डिक्रीज कर रही है। यानी तुम इसीलिए देखो यहाँ पे देखोगे कि इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नीचे से ऊपर जाओगे तो तुम्हारा जो तुम्हारी स्ट्रेंथ होगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वो इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, मतलब रिडक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो वही तुम जो ऊपर से नीचे जाओगे तो तुम्हारा ऑक्सीडेशन होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रही है। तो डाउन द ग्रुप जाओगे तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, ऊपर जाओगे तो तुम्हारी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। ठीक है, तो प्योर लॉजिकल, इसको अपने आप से थोड़ा सोचना मैंने क्या क्या बोला है। तो यहाँ से मैं कुछ वैल्यू ले लेता हूँ। जैसे तुम्हारा Cu2+ से जो 2 इलेक्ट्रॉन बनता है, ठीक है, वहां पे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 0.34 है। वही मैं जिंक वाला ले लेता हूँ। देखो Zn2+ से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Zn बनता है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, माइनस का 0.76 है। और तुम्हारा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए क्या यूज करते हैं, 0 यूज करते हैं। तो याद कर लेना कि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। तो तुमको बताना मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करने के लिए। उसको हम एज रेफरेंस मानते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, इसलिए इसको क्या लेते हैं, 0 मानते हैं। ठीक है, तो जितने भी तुम्हारे हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, जितने नेगेटिव होते हैं उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अब देखो तुमको मैं ये रिएक्शन के फॉर्म में लिख के रखता हूँ कि क्योंकि कॉपर तुम्हारा डिस्प्लेस नहीं कर पाता है जिंक सल्फेट सोल्यूशन से जिंक को, बट तुम्हारा जिंक रिप्लेस कर देता है कॉपर को फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, तो तुमको क्या पता चला, तुम्हारा अगर Cu2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, उसे कॉपर बनाएगा, तो उसकी ई नॉट की वैल्यू क्या है, 0.34 है। वही तुम्हारा जो Zn है वो तुम्हारा 2+ होगा, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा
तो Zn बनाएगा तो उसका ई नॉट की वैल्यू क्या है, माइनस माइनस का 0.74 है। अब हमने ले लिया यहाँ पे दो बीकर, एक में हमने लिया ये कॉपर के इलेक्ट्रोड है, बट ये जिंक का सल्फेट सोल्यूशन है, और ये तुम्हारा यहाँ पे जिंक की इलेक्ट्रोड, ये तुम्हारा कॉपर का सल्फेट का सोल्यूशन है। अब तुमको क्या पता है कि तुम्हारा इस रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है यानी यानी ये क्या होगा, स्पीसीज रिड्यूस होगी, इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। यानी बिल्कुल ये सही लिखा हुआ है, मतलब यही होगा। मगर यहाँ जो ये स्पीसी होगी उसका क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल कम है, यानी इसका रिडक्शन नहीं होगा, इसका एक्चुअल में ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा मतलब क्या, इसका जस्ट उल्टा होगा, रिएक्शन फ्लिप कर दो, यानी Zn से एक्चुअल में बनेगा Zn2+, और ये रिलीज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब भी हम रिडक्शन पोटेंशियल से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखते हैं तो केवल साइन चेंज हो जाता है, यानी तुम्हारा ई नॉट ऑफ Zn2 क्या हो जाएगा, प्लस का 0.76 हो जाएगा। तुमको मैंने यहाँ पे बताया था ना कि ये तुम्हारा जो स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल निकालना है, तो इसको नेगेटिव कर दो जो रेडिएशन पोटेंशियल लिखा है, तो माइनस कर दो, रेडिएशन पोटेंशियल क्या है, माइनस का 0.74, यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस का 0.74। ठीक है, तो इसका होगा ऑक्सीडेशन, इसका होगा रिडक्शन, यानी ठीक है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, जिसका कम होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। नहीं, ये रिएक्शन यहाँ से जिंक से ये बनाएगा, तो यानी तुम्हारा इसीलिए तुम्हारा जो जिंक होता है वो तुम्हारा कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को रिप्लेस कर देता है, खुद जिंक सल्फेट बना देता है। ठीक है, बट तुम्हारा जो कॉपर होता है वो Zn सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर सल्फेट बना के और जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि जो कॉपर है उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कॉपर का तुम क्या करो, ऑक्सीडेशन, बट उसकी टेंडेंसी तो होनी चाहिए ऑक्सीडाइज करने की, तो यहाँ पे कॉपर के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी नहीं है। कॉपर की टेंडेंसी क्या है कि वो अच्छे से रिड्यूस हो सकता है, इसलिए उसका होगा रिडक्शन, और जिंक का होगा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से तुमको क्या पता चला कि जिन मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है, वो उन मेटल्स को रिप्लेस कर सकते हैं उनके सोल्यूशन से जिनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि स्पीसीज बिलो इन द रिएक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस द स्पीसीज अबव इट्स ओनली। ठीक है, जो तुम्हारे नीचे वाले मेटल्स होंगे, ठीक है, मान लो ये मेटल है, अगर यहाँ पे ऊपर वाले मेटल का सॉल्ट होगा तो मेटल के सॉल्ट से उसको रिप्लेस कर देंगे, खुद लग जाएंगे, बट जो तुम्हारे ऊपर वाले होंगे और तुम्हारे नीचे वाले का अगर सॉल्ट हुआ तो उसको रिप्लेस वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या लिखा, ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब क्या, वो खुद रिड्यूस होगा, अगर खुद रिड्यूस होगा तो क्या होगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने बता ही दिया तुमको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। इन रिएक्टिविटी से अगर तुम ध्यान से देखो, तुम्हारा पहले क्या है, पहले तुम्हारा लिथियम है, देन तुम्हारा पोटेशियम है, देन कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, वाटर है, जिंक, ऐसे तुम्हारी ये रिएक्टिविटी सीरीज है। मतलब अगर नीचे वाला होगा वो तुम्हारे ऊपर वाले को रिप्लेस कर सकता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, बट ऊपर वाला नीचे वाले को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ज्यादा तुमको याद नहीं, जरूरत नहीं है, बट तुमको क्या करना है, हल्का फुल्का याद कर लेना है। तो इसके लिए तो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है केदार का नालायक माली आलू, ठीक है, पानी जरा फीका पकाता है। ठीक है, इतना पहले याद कर लो। केदार मतलब के हो गया, का मतलब कैल्शियम हो गया, एने मतलब नालायक मतलब एने हो गया, ठीक है, सोडियम, देन तुम्हारा मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन वाटर आ गया। यहाँ वाटर क्या होगा, वाटर का रिडक्शन होगा। अब सोचो वाटर का रिडक्शन कैसे हो सकता है, तो वाटर पे तुमको पता है यहाँ पे +1 का चार्ज होता है, यहाँ पे तुम्हारा होता है -2 का चार्ज। तो देखो यहाँ 2 चार्ज होते हैं, तुमको पता है H2 बन सकता है या फिर O2 गैस बन सकती है। देखो अगर H2 गैस बनी यानी +1 से 0 हो जाएगा, रिडक्शन होगा, और अगर तुम्हारी O2 गैस बनी है -2 से 0 चला जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो अगर हमको इसका रिडक्शन कराना है, मतलब क्या बनेगा, H2 बनानी पड़ेगी। H2 बनाओगे, देखो +1 से चला गया 0 में, इसका क्या होगा, रिडक्शन हो गया। यहाँ ऑक्सीजन वाले को हमको बदलना नहीं है, यानी क्या बना दो, OH- बना दो। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का तो चेंज नहीं हुआ, बट यहाँ पे हाइड्रोजन का तुम्हारा +1 से 0 हो गया। उसका तुम्हारा क्या है, जिंक, उसका तुम्हारा क्या है, आयरन, देन तुम्हारा लेड है, देन तुम्हारा हाइड्रोजन है। अब उसके बाद तुम्हारा क्या आता है, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तुमको पता है गोल्ड क्या होता है, इतनी रिएक्शन नहीं करता, नोबल मेटल होता है। सिल्वर भी तुम्हारा नोबल मेटल होता है, इसलिए तुम्हारा क्या होता है, ये ज्वेलरी में यूज होता है। तो ये भी तुमको ऑर्डर अच्छे ध्यान रहेगा कि सबसे कम रिएक्टिव गोल्ड, देन सिल्वर, देन तुम्हारा उससे ज्यादा रिएक्टिव क्या होगा, कॉपर होगा। देखो तुमको मैं कुछ फेनोमिना समझाता हूँ, ठीक है, जो कि तुम्हारे इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले टेबल से निकल के आते हैं। तो पहला मैं देखता हूँ रिएक्शन विद वाटर। तो रिएक्शन विद वाटर होगा मतलब मेटल की रिएक्शन है, उसका तुम वाटर के साथ रिएक्शन करते हो। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ सोडियम का, तो तुम्हारा सोडियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ में। ठीक है, तो तुम्हारा क्या बनाएगा, तुमको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता था, प्लस तुम्हारा हाइड्रोजन गैस रिलीज करता था। तो अगर ध्यान से देखो, तुम्हारा ये वाटर के साथ रिएक्शन करके अपना क्या बना रहा है, H2+ OH- में ब्रेक हो गया, और तुम्हारा ये सोडियम से बनाएगा क्या, Na+। ठीक है,
ये तुम्हारा सोडियम है वो तुम्हारा क्या बनाएगा, Na+, क्योंकि उसका होगा ऑक्सीडेशन। और तुम्हारा जो H2O होगा वो तुम्हारा बेग होकर क्या बनाएगा, OH का माइनस O+ हाइड्रोजन गैस। तभी तुम्हारा क्या बन जाता है, NaOH+H2। ठीक है। तो देखो क्या होता है, अगर तुम्हारा ये रिडक्शन पोटेंशियल या फिर बोले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस जब ज्यादा होता है तो वो रिएक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, रिएक्शन बहुत वाइग्रस होती है। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा है, इसका मतलब ये चाहेगा कि हमको जल्दी से कोई रिड्यूस कर दे, ये चाहेगा कि हमको कोई जल्दी से ऑक्सीडाइज कर दे। और अगर तुमने यही दोनों आसपास वाले लिए तो वो इतनी फास्ट रिएक्शन नहीं करेंगे। तुमने क्लास 10 में चीज पढ़ी होगी कि तुम्हारा सोडियम पोटेशियम होगा, ये तुम्हारी वाटर के साथ बहुत ही वाइग्रस रिएक्शन करता है। और वही अगर बात करें आयरन की, जिंक की, उनको क्या करना पड़ता है, हमको स्टीम के साथ रिएक्शन करानी पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है, वही अब देखेंगे इस टेबल से। देखो यहाँ पे तुम्हारा वाटर है, ठीक है, इसके लिए तुम्हारी ये वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है, यहाँ तुम्हारा आयरन है, इसकी तुम्हारी वैल्यू क्या है, ये है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, जिंक है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, मैग्नीशियम है, यानी यहाँ भी, ये भी तुम्हारा क्या है, इसके आस ही पास है। वही अगर सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो ये क्या है, इनमें और वाटर के रिडक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस ज्यादा है। तो जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस ज्यादा होता है तब तुम्हारी रिएक्शन क्या होती है, वाइग्रस होती है, क्योंकि तुम्हारी टेंडेंसी ज्यादा होगी वाटर की रिड्यूस होने की और इसके ऑक्सीडाइज होने की। ठीक है, इसीलिए सोडियम पोटेशियम कैल्शियम की रिएक्शन कराते हैं कोल्ड वाटर से। कोल्ड वाटर से क्यों, क्योंकि तुम्हारी रिएक्शन क्या होती है, वाइग्रस होती है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, इसलिए कोल्ड वाटर से रिएक्शन कराते हैं ताकि इसके हीट को कंट्रोल किया जा सके। भाई अगर आयरन का रिएक्शन करानी है, तुमको पता है, देखो आयरन ऊपर आता है, ठीक है, इसका मतलब आयरन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर। तो अगर आयरन के रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है और फिर भी तुम चाहते हो कि वो आयरन ऑक्सीडाइज हो, इसका मतलब तुमको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पे वो क्या होता है, टेम्परेचर होता है। क्योंकि तो कोई भी रिएक्शन हो, जो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है उनको भी हम एक्सटर्नल कंडीशन से स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाटर का स्टीम लेते हैं, तब आयरन रिएक्शन कर जाता है। मतलब नॉर्मल रिएक्शन नहीं हो सकती। अगर तुम्हारा आयरन है तो तुम्हारा नॉर्मल वाटर है, तो उसकी रिएक्शन नॉर्मली ऐसे नहीं होती। बट तुम स्टीम ले लोगे, ठीक है, मतलब हॉट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तब ये रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर हमको इनकी रिएक्शन करानी है तो हम कराएंगे किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ। वही अगर हमको इनकी रिएक्शन करानी है तो हम कराएंगे किसके साथ, स्टीम के साथ। वही तुम्हारा एनसीईआरटी में एक चीज और लिखी है, तुम्हारा जो कैडमियम होता है और जो तुम्हारा टिन होता है एसन, ये किसी भी कंडीशन में वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते हैं, मतलब वाटर को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यानी ये रिएक्शन जो नहीं करते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है, ये भी ऊपर तुमको मैंने प्रॉपर थ्योरी लिख दिया है और अभी तुमको मैं समझा रहा हूँ। तो एक तो ये तुम्हारा ये हो गया रिएक्शन विद द वाटर। अब देखते हैं रिएक्शन विद एसिड। तुम्हारा तुम्हारा कॉपर है, ये तुम्हारे HCl के साथ रिएक्शन है। यहाँ तुम्हारा ये तुम्हारा जिंक ले लो या फिर सोडियम ले लो या मैग्नीशियम ले लो, उसकी रिएक्शन है HCl के साथ। कॉपर क्लोराइड बनाएगा प्लस H2 गैस रिलीज करेगा। ठीक है, फिर तुम्हारा यहाँ पे मान लो मैं जिंक वाला लेता हूँ तो तुम्हारा ZnCl2 बनेगा प्लस H2 गैस रिलीज करेगा। बट क्या ये रिएक्शन फिजिबल है दोनों, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जिंक लगा रहे हो, और यहाँ तुम क्या कर रहे हो, हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोजन रिप्लेस करके कॉपर लगा रहे हो। ठीक, कॉपर होगा ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कैसे देखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल है। तुमको ने क्या था, जो नीचे वाला होगा वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर देगा उसके सोल्यूशन से। यानी तुम्हारे जितने भी ये नीचे वाले हैं ये तुम्हारे एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि दो हाइड्रोजन यहाँ पे है, हाइड्रोजन से H2 गैस बनाने यहाँ पे है। ठीक है, बट जितने तुम्हारे ये ऊपर वाले हो गए, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये कोई भी तुम्हारे एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। इसे तुम्हारा तुमने पढ़ा हुआ क्लास में कि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद द एसिड। अब एक चीज और तुम लोग ध्यान दे, देखो यहाँ पे तुम्हारा F2 यहाँ पे है, Cl2 तुम्हारा यहाँ पे है, Br2 से तुम्हारा Br माइनस की रिएक्शन यहाँ पे है, और तुम्हारा उसके बाद I2 से I2 माइनस की रिएक्शन ये है। तो अगर तुमने पी ब्लॉक पढ़ लिया तो फिर मैंने क्या पढ़ाया है कि तुम्हारी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है वो F2 की सबसे ज्यादा होती है, देन तुम्हारा Cl2 आता है, देन तुम्हारा Br2 आता है, देन तुम्हारा I2 आता है। ठीक है, यानी तुम्हारा जो फ्लोरीन है F2 है वो क्लोराइड आयन से क्लोरीन बना सकता है, और ब्रोमाइड आयन से ब्रोमीन बना सकता है, आयोडाइड आयन से आयोडीन बना सकता है। इसलिए जो तुम्हारा क्लोरीन होगा वो तुम्हारा ब्रोमाइड आयन से ब्रोमीन बना सकता है, आयोडाइड आयन से आयोडीन बना सकता है, बट तुम्हारा वो फ्लोराइड आयन से फ्लोरीन नहीं बना सकता, क्योंकि ये इसके कंपेयर में कम अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वही उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। यानी तो अभी मैं तुमको ऊपर सारी रिएक्शन दिखा दूंगा तो तुमको और समझ में आ जाएगा। बाकी हम ये पी ब्लॉक में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बस दो टाइप की एनसीईआरटी में दी है, मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास तीन टाइप है। कौन सा, एक
है डिस्प्लेसमेंट ऑफ H2 फ्रॉम वाटर इन रिएक्शन विद द वाटर, ठीक है। एक हमारे पास है रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड, जिसका आइडिया तुमको दे चुका हूँ कौन कौन से एलिमेंट तुम्हारे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। फिर तुम्हारा थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट विद द हैलोजन, ठीक है, जो कि तुमने पी ब्लॉक में भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट में तुमको ध्यान रखना है कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस द लो रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। तुम्हारा ये कॉपर सल्फेट की रिएक्शन थी विद जिंक, तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो यहाँ पे तुम्हारा ये जिंक सल्फेट बना लेगा, प्लस कॉपर तुम्हारा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा ये जिंक क्या कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। और यहाँ पे जिंक सल्फेट सोल्यूशन होगा तो कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक सल्फेट। तो तुमको मैं अभी पहले भी बता चुका हूँ, बट यहाँ पे मैंने अच्छे से लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस द जिंक, ठीक है। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, व्हेन वी पास H2S गैस, कहाँ से H2S गैस बात करेंगे, इस सोल्यूशन से, ठीक है। यानी हमने पी कर लिया था कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, उसमें जिंक की रॉड डाली, उसको हम थोड़ी बार देखेंगे कि ब्लू कलर जो कॉपर सल्फेट का होगा वो डिसअपियर हो जाएगा। उसको हम क्या करेंगे देखने के लिए कि वहां वहां पे मतलब जिंक है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे H2S गैस पास कराएंगे। H2S गैस जैसे ही पास कराएंगे तो क्या बनेगा, ZnS बनेगा, ठीक है। यानी जिंक 2 प्लस प्लस H2S, उससे बनेगा तुम्हारा जिंक सल्फाइड प्लस तुम्हारा H2 हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो क्या बनेगा जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड का कलर क्या होता है, व्हाइट कलर की एक सॉल्ट होती है, तो वो हमको मिल जाएगी। बट ये रिएक्शन तुम्हारा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम होगी। अब क्यों अल्कलाइन मीडियम होगी, देखो H2S तुम्हारा एसिड है, ठीक है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। यहाँ से ये एक H तो निकाल सकता है, मतलब H2S से H प्लस निकल गया, HS माइनस बचा, पर ये दूसरा H यहाँ से निकालना इजी नहीं होता, क्योंकि हमको अगर ZnS बनाना है तो उसके लिए हमको S2 माइनस का फॉर्मेशन चाहिए, यानी दोनों हाइड्रोजन H2S के निकालने पड़ेंगे। तो ऐसे वो हाइड्रोजन नहीं निकाल सकता है, जैसे अल्कलाइन मीडियम लेंगे, मतलब क्या होगा, बेसिक मीडियम, तो बेस होगा, बेस क्या जाता है, वो चाहता है कि एसिडिक हाइड्रोजन उसको मिल जाए ताकि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर सके, इसलिए तुम अल्कलाइन मीडियम रखोगे तो वो तुम्हारा इस 2S से वो हाइड्रोजन को निकाल लेगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इन द अल्कलाइन मीडियम, ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये तुमसे पूछ सकता है, ठीक है। और फिर वही लिखा हुआ है कि अगर हम पास करेंगे H2S गैस फ्रॉम दिस, इसमें क्या होगा, इस केस में तो हम देखेंगे कि कोई भी ब्लैक कलर हमको देखने को नहीं मिला। अब ब्लैक कलर देखने को नहीं मिला, इसका मतलब क्या, वहां पे कोई भी कॉपर प्रेजेंट नहीं था, इसका मतलब कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाया जिंक को, क्योंकि अगर ब्लैक कलर मिलता इसका मतलब कॉपर सल्फाइड का फॉर्मेशन हुआ होगा। ये इसलिए लिखा मैंने, कॉपर सल्फाइड का होता है ब्लैक कलर का होता है। ये तुमको मैंने दोनों पॉइंट इसलिए ऊपर लिख दिए थे, बता दिया था कि तुम याद कर लेना, क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी में गिवन है कलर, तो तुमसे पूछे जा रहे हैं। अगला तुम्हारा थर्ड रिएक्शन है कॉपर विद द सिल्वर नाइट्रेट। तुमको पता है कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता है देन द सिल्वर, देन सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव होता है देन द गोल्ड, यानी कॉपर यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन से सिल्वर को हटा सकता है। बट यहाँ पे देखो जिंक सल्फेट से सोल्यूशन से जिंक को नहीं हटा पाता, बट यहाँ पे हटा देगा, यानी कॉपर सल्फेट बन जाएगा और तुम्हारा ये सिल्वर फॉर्म हो जाएगा। फिर तुम्हारा लास्ट में तुम्हारा फोर्थ वाला दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट दिया, रिएक्शन दिया कोबाल्ट विद निकल 2 प्लस, इसने बनाया कोबाल्ट 2 प्लस और निकल। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये टेस्ट रिवील्ड दैट द प्रेजेंस ऑफ द बोथ डिटेक्टेड एट द मॉडरेट कंडीशन, मतलब ये है कि वहां पे 100% ये कोबाल्ट है वो निकल को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, कुछ कुछ फ्रैक्शन पार्ट में ही कोबाल्ट निकल को डिस्प्लेस कर पाया उसके सॉल्ट से। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे इस टेबल को, तो ध्यान से देखो, तुम्हारा कोबाल्ट के लिए यहाँ पे टेबल में नहीं दिया इसलिए मैंने अलग से ऐड कर दिया, तो कोबाल्ट के लिए होता है माइनस का 0.28, ठीक है। और तुम्हारा निकल के लिए तुम देखोगे तो तुमको देखने को मिलेगा माइनस का 0.25। तो मैंने तुमको क्या बताया कि अगर तुम्हारा ये डिफरेंस जितना कम होगा, रिएक्शन के वो स्पॉन्टेनियस होने के चांसेस उतना ही कम हो जाते हैं, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही वो रिएक्शन फास्ट होता है, ठीक है। ध्यान में देख सकते हो सिर्फ माइनस का 0.03 का डिफरेंस है। तो अगर तुमको याद करना चाहो, याद कर सकते हो कि तुम्हारा क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब क्या है, एक लाइन से एलिमेंट है। तुम्हारा मतलब क्या पहले का आता था 24 नंबर पे क्रोमियम आता है, then तुम्हारा Mn आता है, Mn यहाँ दिया नहीं हटा दो, फिर आयरन तुम्हारा है, आयरन के बाद तुम्हारा कोबाल्ट आता है, then निकल आता है। देखो एक लाइन से ये ऐसे लगे हुए हैं, तो ऐसे भी हल्का याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, पर इसकी कोई इतना नीड नहीं है, तुमसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बट ये तुम्हारा कोबाल्ट निकल वाला एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, अभी तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया है, बट यहाँ से ये क्वेश्चन बना सकता है। और सिंपल सी बात है, कोई भी तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, जब मतलब तुमको एल्यूमिनियम की रिएक्शन करानी है Cr2O3, तुम क्या करोगे, तुमको पता है ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, क्योंकि ये नीचे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो अल्कली मेटल है, अल्कली अर्थ मेटल होते हैं, वही क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। तुमको ऐसे ही पता, क्योंकि आउटर मोशन में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे चीज हम पढ़ते हैं कहाँ पे, पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो हाईली रिएक्टिव होता है, यानी ये किसी से भी इजिली रिएक्ट कर सकते हो। तुम्हारा Cr2O3 है, तो एल्यूमिनियम रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या बनेगा, Al2O3 प्लस क्रोमियम अलग हो जाएगा। और TiCl4 विद द मैग्नीशियम का रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, MgCl2 प्लस टाइटेनियम तुम्हारा अलग हो जाएगा। तो Al2O3 तो तुमको पता है ना कैसे बना, कि Al2O3 क्यों बना, क्योंकि एल्यूमिनियम पे क्या होता है +3 का चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या होता है -2 का चार्ज, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऐसे 9th में जो तुमको सिखाया जाता है क्या होता है Al2O3। यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड ये क्यों बना, क्योंकि Mg पे +2 का चार्ज, क्लोरीन पे -1 का चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा
Cl2। तो इसी तरह हम चार्ज से कोई भी कंपाउंड बताते हैं कि उसका चार्ज क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम कंपाउंड बना लेते हैं। तो तुम्हारे पास है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले तुम्हारा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ H2 फ्रॉम वाटर। तो क्या लिखा हुआ है, ऑल अल्कली and some alkaline earth metal are very good reductant even displace the H2 from the cold water। ठीक है, तुमको मैं पहले बता चुका हूँ, सोडियम होगा क्या कैल्शियम हो गया, इनकी जो रिएक्शन कराते हैं हम कोल्ड वाटर से कराते हैं, क्योंकि अगर हॉट वाटर लेंगे तो रिएक्शन वैसे ही बहुत ज्यादा वाइग्रस होती है, बहुत ज्यादा हीट उसमें रिलीज होती है, तो वो एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा जो जिसमें तुम रिएक्शन करा रहे होगे बीकर या किसी चीज में, वो क्या होगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। इसलिए हम हॉट वाटर में कराते हैं ताकि हम टेम्परेचर को कंट्रोल रख पाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, NaOH का फॉर्मेशन होगा, प्लस तुम्हारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। यहाँ पे तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, प्लस तुम्हारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अगर बात करें लेस रिएक्टिव मेटल की बात करें, तो लेस रिएक्टिव मेटल जो होंगे वो स्टीम का रिएक्शन करते हैं। तुमको मैंने एग्जाम्पल बताया था, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, मतलब ठीक है, तो यहाँ पे भी तुम्हारी रिएक्शन हो जाएगी, बट स्टीम के साथ करानी पड़ेगी। इसलिए देखो यहाँ पे हीट का सिंबल है, ये सिंबल किसका होता है, हीट। दिस इज द सिंबल ऑफ हीट, की हम इसको हीट दे रहे हैं। तो हमारा मैग्नीशियम जाइड हो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस तुम्हारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी यहाँ पे। अब देखो ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मत करना कि आयरन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तुम्हारे जो अल्कली मेटल होते हैं, अल्कली अर्थ मेटल होते हैं, ये वाटर के साथ react करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। बट आयरन रिएक्शन करेगा तो फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस तुम्हारी वही रिलीज होगी। तो नोट करके, यहाँ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगी, इसको अलग से नोट बना के लिख लेना कि तुम्हारा कैडमियम होगा, टिन होगा, वो तुम्हारा स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं करता। अगर स्टीम के साथ रिएक्शन कराओगे ना तो तब भी वो रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ तुम देख सकते हो, यहाँ तुम्हारा कैडमियम है, यानी तुम्हारा यहाँ तक, यानी आयरन तक, यहाँ तक ये लोग रिएक्शन कर गए, इसका मतलब क्रोमियम भी रिएक्शन कर ही जाएगा, जिंक भी रिएक्शन कर जाएगा, बट स्टीम या फिर हॉट वाटर के साथ। और तुम्हारा कैडमियम आता है माइनस का 0.40, यानी यहाँ कैडमियम नहीं कर पा रहा है, यानी कैडमियम नहीं कर पाएगा, निकल नहीं कर पाएगा, तो आगे टिन लेड ये सब भी रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। तो गोल्ड सिल्वर और कॉपर तो वैसे भी रिएक्ट नहीं करते हैं, तो फिर तुमको पता ही है, क्योंकि तुम्हारे रियल लाइफ में तुम देखते हो, इसलिए तुम्हारा ज्वेलरी में तुम्हारा गोल्ड एंड सिल्वर यूज होता है, तो तुमको पता ही है, तो वैसे भी बहुत लेस रिएक्टिव होता है। तो कैडमियम और टिन वाला एग्जांपल ध्यान रखना, ये भी तुमसे पूछ सकता है। ठीक है, इसको अलग से नोट बना के लिख लेना। फिर तुम्हारा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। तो भी तुमको बता चुका हूँ, जितने भी तुम्हारा हाइड्रोजन के ऊपर वाले हैं वो सारे के सारे एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, वही तुम्हारा जो हाइड्रोजन के नीचे वाले हैं वो सारे के सारे डिस्प्लेस कर जाएंगे। ठीक है, तो वही मैंने एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी कि देयर आर द सम मेटल्स दैट डज नॉट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर बट कैन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। ये तुम्हारा कैडमियम था, निकल था। ठीक है, तो वो लोग वाटर से तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर पाए, बट तुम्हारा वो एसिड से डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, डिस्प्लेस कौन नहीं कर सकता है, जो कॉपर होगा, सिल्वर होगा, हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं। ठीक है, इसलिए तुमको रिएक्टिविटी की इसका थोड़ा आइडिया होना जरूरी है, जिससे तुम क्या होगा, काफी सारी रिएक्शंस को समझ सकते हो, और अगर तुमको उसका आइडिया होगा तो तुम उन रिएक्शंस को भी भूलोगे भी नहीं, तुमको याद भी रहेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द मेटल दैट आर नॉट कैपेबल ऑफ रिमूविंग द हाइड्रोजन फ्रॉम द कोल्ड वाटर और इवन द स्टीम कैन डिस्प्लेस फ्रॉम द एसिड। ठीक है, ये भी तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या सिंपल से पॉइंट है, कोई ऐसा बहुत अलग चीज नहीं लिखी है, नॉर्मल चीज लिखी हुई है, क्योंकि आराम से हम वही चीज टेबल से देख सकते हैं। तो तुम्हारा रिएक्शन है जिंक विद HCl, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस तुम्हारा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ली जाएगी। तुम्हारा FeA विद HCl, तो क्या बनाएगा, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी रिलीज हो जाएगा। और तुम्हारा यहाँ मैग्नीशियम का रिएक्शन करेंगे HCl के साथ, तो यहाँ भी तुम्हारा क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस तुम्हारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। तो देखो ये रिएक्शन जो होते हैं ये तुम्हारी स्लो रिएक्शन होती है। यहाँ पे मतलब जब इवोल्यूशन ऑफ H2 होता है वो स्लो होता है एज कम्पेयर टू अगर हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे, या फिर सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, या फिर कैल्शियम के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये सब क्यों होगा, तुमको ने क्या बताया कि जितना ज्यादा तुम्हारा डिफरेंस ज्यादा होता है रिडक्शन पोटेंशियल में, वो रिएक्शन उतना ही फास्ट होने के चांसेस होते हैं। तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम्हारा ये आयरन हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, ठीक है, ये तुम्हारे हाइड्रोजन के पास में है। वही अगर तुम मैग्नीशियम देखोगे तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर हमको बहुत पास वाले भी नहीं लेंगे, अगर हम ये बहुत पास वाले ले लेंगे तो वो अच्छे से डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो ठीक ठाक गैप भी होना चाहिए, बट बहुत ज्यादा गैप भी नहीं हो जाए। अगर बहुत ज्यादा गैप होगा तो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा वाइग्रस होगी। ठीक है, और सोडियम और कैल्शियम और पोटेशियम का तो रिएक्शन बहुत ज्यादा वाइग्रस होती है, इसीलिए हम कभी भी लेबोरेटरी में सोडियम की रिएक्शन या पोटेशियम की रिएक्शन कभी भी एसिड के साथ तो बिल्कुल भी नहीं कराते हैं। तो लिखा हुआ है यूज्ड इन द लेबोरेटरी टू प्रोड्यूस द डाइहाइड्रोजन, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा स्लोवेस्ट H2 का रिवोल्यूशन होगा, रिएक्शन बहुत ज्यादा विग्रस नहीं होगी, तो जो हाइड्रोजन का रिवोल्यूशन होगा हम आसानी से इसको ट्रैप कर सकते हैं। और यहाँ रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होगी, ठीक है, हीट बहुत ज्यादा निकल सकती है, तो तुम्हारा बीकर या जो भी चीज है वहाँ पे एक्सप्लोजन हो सकता है, मतलब तो थोड़ा बहुत डेंजरस हो जाता है।
इसीलिए हम इसका यूज नहीं करते हैं लैबोरेटरी में हाइड्रोजन का प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हमको बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे अगर हमको इस रिएक्शन से प्रोडक्शन कराना है। इसलिए हम आयरन और जिंक का यूज करते हैं अगर हमको लैबोरेटरी में हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये भी तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, ये भी प्रॉपर तुम समझ सकते हो अगर तुमको टेबल, तुमको हल्का सा उसका आइडिया है कि टेबल में कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है। इसलिए बोल रहा हूँ रिएक्टिविटी से याद कर लेना, काफी हद तक तुम उसके क्वेश्चन बहुत इजीली से आंसर कर पाओगे। तुमको बता चुका हूँ कॉपर सिल्वर गोल्ड है, ये तुम्हारे डज नॉट रिएक्ट विद द एसिड टू गिव द H2। ठीक है, तो तुमको मैं पहले बता चुका हूँ तुम्हारे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन के जो ऊपर आते हैं ना तो वो तुम्हारे हाइड्रोजन के कंपाउंड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये भी तो तुमको मैं पहले बता चुका हूँ, ये भी एक नोट बना के लिख लेना। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट विद हैलोजन। तो तुमको पता है ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर क्या होता है, F2 सबसे ज्यादा, देन Cl2, देन Br2, देन I2। तुमने देखो तुमको टेबल दिखा ना कि पहले I2 लिखा हुआ है, देन Cl2 लिखा हुआ है, देन Br2 लिखा हुआ है, देन I2 लिखा है। तो डाउन लोग जाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज करती है। ठीक है, और ये तुम पी ब्लॉक में भी रिएक्शन सारी पढ़ते हो कि तुम्हारी जो रिएक्शन है F2 है विद एक्स माइनस है, एक्स माइनस मतलब तुम्हारा एक्स, यहाँ पे तुम्हारा ब्रोमीन भी रखता है, क्लोरीन भी रखता है और आयोडीन भी रखता है। तुम्हारा आई माइनस हुआ, Br माइनस हुआ, Cl माइनस हुआ, तो अगर उसकी रिएक्शन F2 के साथ कराओगे तो वो क्या करेगा, यहाँ पे तुम्हारा ये F माइनस बना लेगा, मतलब तुम्हारा ये खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि तुमको पहले से बताया F2 का स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो दूसरे को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यहाँ पे माइनस है, माइनस से कहाँ चला गया, जीरो में चला गया, इसको कर दिया उसने ऑक्सीडाइज और खुद होगा रेड्यूस, नहीं खुद हो जाएगा जीरो से -1। ठीक है, तो ये तुम्हारा ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन तीनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। वही अगर क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन तुम्हारा ब्रोमीन और आयोडीन को तो ऑक्सीडाइज कर सकता है, बट तुम्हारा फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा फ्लोरीन ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। ठीक है, वही तुम्हारा जो तुम्हारा ब्रोमीन है वो सिर्फ और सिर्फ आई माइनस को I2 में कन्वर्ट कर सकता है, यानी यहाँ पे तुम्हारा सिर्फ क्लोरीन है वो सिर्फ ब्रोमीन एंड आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, और तुम्हारा जो ब्रोमीन है वो सिर्फ और सिर्फ आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तुम्हारे एनसीईआरटी में पी ब्लॉक में क्लास 12 में सारी रिएक्शन तुमको मैंने पढ़ाई है। ठीक है, वो रिएक्शन एक बार तुम्हारा यहाँ पे फिर से दी हुई है, और तुम्हारी एक रिएक्शन दी है फ्लोरीन की रिएक्शन विद द वाटर। तो तुमको पता है फ्लोरीन क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब वो वाटर को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तुमने अभी देखा था कि वाटर जब रिड्यूस होता है तो बनाता है OH माइनस एंड H2 गैस रिलीज करता है। तो जो वाटर जो ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा, अगर वाटर को ऑक्सीडाइज करना है, तुम्हारा यहाँ पे -2 में होगा ऑक्सीजन, यहाँ पे होगा +1 में। अगर तुम्हारा H2 गैस तुमने बनाई तब तो रिडक्शन हो जाएगा, यानी अगर तुम O2 माइनस से अगर तुम जीरो में चले गए, तुमने अगर ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन किया तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, फ्लोरीन उसको ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, तो H2O का अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिलेगा, H2O का अगर तुमने ऑक्सीडेशन किया तो तुमको मिलेगा O2 गैस प्लस तुमको H प्लस मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1/2 कर दो, यहाँ पे कर दो 2H प्लस मिल गया। ठीक है, तो जब 2F2 रिएक्ट करेगा 2 वाटर के साथ में तुम्हारा 4HF बनेगा, क्योंकि H प्लस बनेगा, और यहाँ पे तुम्हारा ये खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, क्योंकि उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद रिड्यूस होगा तो क्या बनेगा, F माइनस बनाएगा। तो यहाँ पे जो H प्लस बना वो F माइनस वो HF बना लेगा, प्लस तुम्हारा O2 गैस क्या हो जाएगी, ये रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ये भी तुम्हारी रिएक्शन कहाँ दी है, पी ब्लॉक में रिएक्शन तुम्हारी दी हुई है कि तुम्हारा जो फ्लोरीन होता है वो वाटर को भी क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। और जो तुम्हारा ये भी लिखा हुआ है, एक रिएक्शन और भी दी है, जो तुम्हारा आयोडीन होता है वो वाटर को ऑक्सीडाइज तो नहीं कर पाता है, बट तुम्हारा O2 होता है वो आयोडीन को ऑक्सीडाइज करके वाटर का फॉर्मेशन करता है, वो तुम्हारी रिएक्शन इसके जस्ट अपोजिट होती है। ठीक है, तो वो पी ब्लॉक में दिया तो पी ब्लॉक में पढ़ लेना। वो बट ये रिएक्शन तुम्हारी रिडॉक्स में भी दी है और तुम्हारी पी ब्लॉक में भी तो बता ही चुका तुमको दी है। ठीक है, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुमने देखा अगर ये F2 रिएक्ट कर जाएगा वाटर के साथ में तो ये HF प्लस O2 बना लेगा। इसका मतलब अगर हमको क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन या आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करके Br2 I2 या Cl2 बनाना है, तो हम वो रिएक्शन एक्वस सोल्यूशन में बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हमने उस रिएक्शन को एक्वस सोल्यूशन में किया तो फ्लोरीन क्या करेगा, वाटर को ऑक्सीडाइज कर देगा, जिससे तुम्हारी रिएक्शन की एफिशिएंसी खराब हो जाएगी। ठीक है, ये तुम्हारा एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ द क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर नॉट कैरिड आउट इन द एक्वस सोल्यूशन। ये तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, टू आइडेंटिफाई द Br माइनस एंड I माइनस हम यूज करते हैं लेयर टेस्ट। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है लेयर टेस्ट, जो कि तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन में दिया है। तो लेयर टेस्ट में क्या करते हैं, तो इस लेयर टेस्ट में हम करते क्या है, हम लेयर टेस्ट में जो क्लोरीन गैस है उसको हम उस सॉल्यूशन से पास करते हैं जिसमें तुम्हारा ब्रोमाइड आयन या फिर आयोडाइड आयन है। ठीक है, तो क्लोरीन तुमको पता है गैस होता है, तो ब्रोमीन तो तुम्हारा क्या होता है, लिक्विड होता है, और तुम्हारा आयोडीन क्या होता है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, ये तुम कहाँ करते हो, पी ब्लॉक में। ठीक है, तो हम क्लोरीन गैस का जैसे पास कराएंगे, अगर वहां पे हमको मिलता है रेड कलर, उससे हमको पता चल जाता है कि वहाँ पे ब्रोमीन है। अगर मिलता है वॉयलेट कलर तुमको मिल जाता है वहाँ पे आयोडीन है, क्योंकि तुम्हारा आयोडीन का कलर I2 का कलर वायलेट होता है और तुम्हारा ब्रोमीन का कलर क्या होता है, रेड होता है। ये भी तुम्हारे सारी कलर्स कहाँ दिए हुए हैं, पी ब्लॉक में दिए। मैंने तुमको पढ़ाया भी था और तुमको मैंने ट्रिक बताई थी कैसे, वेब ग्योर से तुमको मैंने ट्रिक बताई थी, वेब ग्योर की तुम्हारा जो वी है, वी फॉर वायोलेट कलर होगा वो किसका होगा,
आयोडीन का होगा। उसके बाद तुम्हारा क्या देखो, बी, तो बी फॉर था ब्रोमीन, जिसका कलर क्या होगा, ऐसा था कि इसको एंड वाले पे ले जाओ, रेड कलर होगा इसका, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जी वाई है, तो इसका तुम्हारा क्या होगा, जो तुम्हारा क्लोरीन है और जो तुम्हारा फ्लोरीन है, तो क्लोरीन का तुम्हारा क्या था, जी वाई, मतलब कि ग्रीनिश येलो, ठीक है। और इसका कलर तुम्हारा क्या था, येलो, ठीक है। ये तुमको चारों कलर मैंने पी ब्लॉक में याद करा दिए, तुम्हारा पी ब्लॉक में एनसीईआरटी में गिवन है और ये तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है। तो इसके कलर होने की वजह से हम इसको टेस्ट में यूज करते हैं टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड एंड आयोडाइड एंड, ठीक है। तो इस टेस्ट का नाम होता है लेयर टेस्ट, ये भी तुम्हारे रिडॉक्स में दिया है, ये भी तुमको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगला तुम्हारा है नो वे टू फाउंड द F2 फ्रॉम F माइनस, मतलब कोई भी तरीका नहीं है अगर हमको फ्लोराइड आयन से फ्लोरीन गैस बनानी है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है, मतलब वो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो कोई दूसरा उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम तो ओनली हम इलेक्ट्रोलिटिक वे से ही फ्लोराइड आयन से फ्लोरीन को बना सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिकली मतलब क्या, इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करके, ये भी तुम्हारी लाइन एनसीईआरटी में गिवन है और सिंपल सी बात है, तुम देख ही चुके हो कि F2 क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब कोई उसको ऑक्सीडाइज, देखो अब हम पढ़ते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें तो तुम्हारा एक पर्टिकुलर एलिमेंट है किसी भी कंपाउंड का, वो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है और वो रिड्यूस भी हो रहा होता है, ठीक है। तो देखो कोई भी अगर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होनी है, अगर पॉसिबिलिटी इसकी होनी है, तो इसके लिए दो चीजें बहुत ज्यादा कंपलसरी है। पहली कंपलसरी चीज क्या है, शुड हैव एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब उस एलिमेंट की कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होनी चाहिए, एटलीस्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब तक 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं होंगी तब तक वो डिस्प्रोपोर्शनल शो ही कैसे कर सकता है, क्योंकि हमारा दिमाग अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ तब वो लोअर तो जा सकता है बट आगे नहीं जा पाएगा, नहीं वो भी नहीं कर पाएगा। अगर वो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ तब तुम्हारा क्या सकता है, वो हाईयर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है बट लोअर में नहीं जा पाएगा, यानी तब भी डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन नहीं होगी। और अगर वो मिडल में हुआ, ठीक है, तब वो तुम्हारा ऊपर भी जा सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट और नीचे भी जा सकता है, मतलब डिक्रीज भी कर सकती है। तो तब तुम्हारा केवल चांस है कि तुम्हारी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो सकती है, इसलिए लिखा हुआ है कि शुड हैव एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले तो क्या कि था 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए और दूसरी बात क्या लिखी कि मस्ट बी इन द इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, जो तुम्हारा कंपाउंड होना चाहिए वो तुम्हारा इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में ही होना चाहिए, तुमको बता ही चुका हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी, ऑल्सो बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बोथ, जो तुम्हारा क्या होगा, मिडल ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। क्यों कि अगर तुम्हारा कोई मिडल वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी तुम्हारा वो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है, यानी अगर वो खुद हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, यानी उसका होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है, यानी दूसरे का क्या करेगा, वो रिडक्शन, अगर दूसरे का रिडक्शन करेगा मतलब एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वो बिहेव करेगा। और अगर वो तुम्हारा मिडल से गया लोअर में, उसका खुद का होगा रिडक्शन, इसका मतलब वो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, और दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज, मतलब तब क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी अगर किसी भी एलिमेंट को एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करना है, तो अब भी उसकी क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट होना चाहिए, ठीक है। तो इस पे भी तुम्हारा क्वेश्चन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पे भी बनता है। मान लो अगर तुम्हारा कोई कंपाउंड है जो तुम्हारी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो एक तो वो तुम्हारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखा सकता, वो तो ठीक है। अब अगर बात करें ऑक्सीडाइजिंग पावर या रिड्यूसिंग पावर की, तो देखो अगर वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो मतलब वो उससे ऊपर नहीं जा सकता है। अगर वो उससे ऊपर नहीं जा सकता है, इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज और नहीं हो सकता है। अगर वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है मतलब वो दूसरे को रिड्यूस नहीं कर सकता, यानी वो एक रिड्यूसिंग एजेंट कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम्हारा वो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो उससे और लोअर नहीं जा सकता है, मतलब वो खुद रिड्यूस और नहीं हो सकता। अगर खुद अगर रिड्यूस नहीं हो सकता है तो वो दूसरे को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, यानी तब वो तुम्हारा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस पे बहुत सारे पीवाईक्यूज तुमको देखने को मिलेंगे। और तुम्हारा ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये क्वेश्चन तुम्हारा जेईई में 2025 में भी पूछा गया था, ठीक है। तो जहां पे तुम्हारा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो वही समझ लो तुम्हारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा, ठीक है। देखो सीएलओ माइनस है, तुमको पता है ऑक्सीजन पे होता है -2 का चार्ज, यहाँ तुम्हारा है -1 का चार्ज, इसका मतलब क्लोरीन कितना बैलेंस कर रहा होगा, +1, यानी तुम्हारा आ गया +1। या तुम्हारा ClO2 है तो O2 तुमको पता ऑप्शन पे होता है -2, तो -2 यानी 2 2 4, माइनस का 4 होगा, ठीक है। बट यहाँ पे ओवरऑल पे -1 का चार्ज है, इसका मतलब +3 किसी ने बैलेंस कर दिया होगा। यहाँ पे तुम देखोगे तो 2 3 जा 6, ठीक है, माइनस का 6, यहाँ पे -1 है, इसका मतलब +5 किसी ने बैलेंस किया होगा, नहीं +5 ऐड हुआ होगा। यहाँ पे तुम देखोगे 4 टू द -8, इसका मतलब तुम्हारा +7 यहाँ पे क्लोरीन का होगा। इसका मतलब तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारी इंटरमीडिएट में है, ये तुम्हारी इंटरमीडिएट में, ये तुम्हारी इंटरमीडिएट में है, क्योंकि तुमको पता क्लोरीन का -1 भी एग्जिस्ट करता है, Cl-1 भी होता है। यानी ये सारे के सारे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखा सकते हैं बट ये तुम्हारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा सिमिलरली। और दूसरी चीज क्या, ये तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, और ठीक है।
तो ये तुम्हारे जितने भी इंटरमीडिएट वाले हैं ये तुम्हारे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोथ बिहेव कर सकते हैं। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का तुम्हारा ये एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है कि H2O2 का डिकम्पोजिशन। तुमको पता है H2O2 क्या होता है, पर ऑक्साइड होता है, जहाँ तुम्हारा ऑक्सीजन क्या होता है -1 में होता है। तो तुमको पता है ऑक्सीजन की -2 भी सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, वो तुम्हारे पॉसिबल है, और तुम्हारा ऑक्सीजन 0 में भी जा सकता है, ठीक है, और +1 में तो जा ही सकता है। तो तुम्हारा H2O2 को ब्रेक करोगे तो H2O बना प्लस ऑक्सीजन बना। अब तुमको यहाँ पे O2 पता है, तो यहाँ पता है हाइड्रोजन हमेशा +1 होता है, अगर तुम्हारा वो मेटल के साथ नहीं है तो यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ +1 है, इसका मतलब +2 ओवरऑल, इसका मतलब यहाँ पे ओवरऑल -2 होना पड़ेगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन, इसलिए यहाँ क्या होगा -1। अब यहाँ पे तुमको पता है ऑप्शन -2 में, यहाँ तुम्हारा +1 में, यहाँ तुम्हारा क्या है एलिमेंटल फॉर्म, इसलिए 0, ठीक है। यहाँ देखो तुम्हारा जो ऑक्सीजन है यहाँ तुम्हारा -1 से गया -2, यानी ये तुम्हारा क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। वही तुम अगर बात करो यहाँ पे, यहाँ तुम्हारा गया -1 से 0, यानी ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो सेम एलिमेंट तुम्हारा ऑक्सीडाइज भी हुआ है और रिड्यूस भी हुआ है, इसका मतलब क्या है, एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है जो तुम्हारी एनसीईआरटी में दी हैं रेडॉक्स रिएक्शन में, और तुम्हारी ये पी ब्लॉक में भी दी है, बट पी ब्लॉक से अब तुम्हारा रिएक्शन वाला पार्ट सिलेबस से हट चुका है, ठीक है, तो वहां पे अब इंक्लूडेड नहीं है, बट यहाँ पे तुम्हारा रेडॉक्स में दिया है, तो हो सकता है वो पूछ भी ले, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो तुम्हारा फास्फोरस है, सल्फर है, तुम्हारा ये क्लोरीन है। तो तुमको पता है फास्फोरस एलिमेंटल फॉर्म में P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर जो तुम्हारा होता है S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और क्लोरीन तुम्हारी गैस होती है, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा ये सारे के सारे एलिमेंटल फॉर्म में, इसलिए क्या होगा, इनका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है। तो तुम्हारा क्या देगा, जो तुम्हारा फास्फोरस सल्फर क्लोरीन होता है वो अल्कलाइन मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाते हैं, ठीक है। या तुम्हारा फास्फोरस है, तुमको पता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसका मतलब एक तो निगेटिव वाली होगी, तो नेगेटिव तुम्हारा अगर 15 का, इसलिए क्या होगा, -3 होगा। इसका मतलब तुमको पता है कि यहाँ पे पी ऐसा बनने वाला है जिसमें तुम्हारा -3 होगा, ठीक है। तुम्हारा सिमिलरली यहाँ पे सल्फर है, तुमको पता है एस जो है -2 बनने वाला है, यहाँ पे क्लोरीन Cl- बनने वाला है। एक तुमको कंपाउंड कंफर्म से पता है, तो अगर लॉजिक बनाओगे तो प्योर लॉजिकल है, ठीक है। तुमको पता है कि डिस्पोजिशन रिएक्शन करानी है तो तुमको नेगेटिव में जाना पड़ेगा, -3 और फॉस्फोरस ग्रुप 15 का, इसका मतलब ऑटोमोशन में 5 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। सिमिलर ग्रुप नंबर 16 का, इसका मतलब ऑटोमोशन में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। वैसे ही तुम्हारा ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसलिए तुम्हारी क्या होती है, H2- होगा था, क्लोरीन तुम्हारा -1 होगा। तो इसका एक प्रोडक्ट दिए हो गया, ठीक है। अब तुमको एक इससे प्लस लगाना है, तो तुमको पता है फास्फोरस की कौन कौन सी, तुमको पता है फास्फोरस की जो हाईएस्ट होती है वो +5 होता है, बाकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, -2 करके आती है, यानी +5 एंड +3 एंड +1, ठीक है। तो तुम्हारा OH माइनस है, उससे तुमको करना है अल्कलाइन मीडियम से, तुम क्या करो इसका बस इसके बाद यानी जो तुम्हारी जिसमें है तुम्हारा भी क्या 0 में है, उससे बाद पहला जो बाद उसके जस्ट बाद वाला होगा, उसके बाद जस्ट वाला बाद कौन होगा, +1 वाला होगा। यानी जो फास्फोरस का प्रोडक्ट बनेगा वहां पे फास्फोरस का क्या होगा, +1 होगा, ठीक है। तो फास्फोरस का हो गया +1, इस यहाँ पे लगा तुम्हारा ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन पे तो -2 का चार्ज, यहाँ तुम्हारा +1 में होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा -1 का चार्ज, ठीक है। बट यहाँ पे एक दिक्कत, यहाँ पे तो ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, बट अगर मैं एक और ऑप्शन लगा दूं, अगर मैं कर दूं O2, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देता हूँ H2, मतलब ये रियल लाइफ में कंपाउंड होता है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अगर ये H3PO2 होता है, ठीक है, ये H3PO2 क्या होता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। तुम यहाँ पढ़ते हो पी ब्लॉक में, तो मतलब ऐसा ऐसा कंपाउंड बनाना जो तुम्हारा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये बना दिया हमने। तो यहाँ पे P-3 में यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम, 2 हाइड्रोजन लगा सकते हैं, PH3 ये फॉर्म कर सकता है, ठीक है। वही अगर बात करें यहाँ पे एसिड की, जैसे जब OH माइनस के साथ कराएंगे तो तुमको पता है एस का तुम्हारा एक 0 होता है, ठीक है, ये तो होता ही है। इसका सल्फर का हाईएस्ट क्या होता है, +6 होता है, ये -2 का तो क्या मिलेगा, +4, उससे -2 का तो क्या मिलेगा, +2, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी 0 के बाद कहाँ जाएगा, ये +2 में जाएंगे। तुमको सल्फर का ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसमें तुम्हारा सल्फर क्या हो, +2 में हो, ठीक है। तुम्हारा अगला उसका अगला कंपाउंड होता है H2O3 2-, ठीक है, जहाँ पे 6 वाटर निकलता है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा बात करेंगे ClO- बन गया, और तुम्हारा अगला कंपाउंड क्या होगा, ClO-, ठीक है। यहाँ पे Cl तुम्हारा क्या हो, +1 में दे, तुमको आराम से तुम लिख सकते हो, ये थोड़ा सा अजीब है, तुम याद कर लेना। तो ये तो तुम आराम से लिख लोगे, तुम्हारा +7 होता है हाईएस्ट, तो +1 हो सकता है, +5 हो सकता है, +1 हो सकता है, इसको 0 नहीं, हमको 0 से कहाँ जाना है, +1 में जाना है, और 0 से कहाँ जाना था, -1 में। तो -1 लेके +1 में जाना है कि ClO-, है, तो अभी ऊपर भी देख चुके हैं, ठीक है। तो +1 में बनाना तो ClO-। अब अगर देखिए तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारा PH3 लिखा हुआ है, बट यहाँ पे तुम्हारा H2S नहीं लिखा हुआ है, ना ही यहाँ पे HCl बना है। ऐसा क्यों, क्योंकि तुम्हारा मीडियम क्या था, अल्कलाइन मीडियम था। जो अल्कलाइन मीडियम होगा तो क्या होता है, बेस होता है, तो बेस क्या करेगा, एसिड से H निकाल देगा, बट PH3 तुम्हारा इतना अच्छा एसिड होता नहीं, इतनी PH3 का H नहीं निकलने वाला, बट तुम्हारा H2S का जो तुम्हारा सारे हाइड्रोजन होंगे वो निकल जाएंगे,
इसीलिए तुम्हारा H2S एंड HCl का फॉर्मेशन लिखा नहीं होता, इसीलिए लिखा वाई नॉट H2S एंड HCl। ठीक है, ये H2- के फॉर्म में होता है, यहाँ पे Cl- के फॉर्म में होता है, क्योंकि तुम्हारा क्या है, बेसिक मीडियम में बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है, तो वो एसिडिक हाइड्रोजन कभी भी लगने नहीं देने वाला है। इस रिएक्शन का हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग द हाउस होल्ड ब्लीचिंग एजेंट। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, तुमको मैंने पार्ट 1 में बताया था कि जो ClO- क्या होता है, ये ब्लीचिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, तो इसको तुम अलग से पॉइंट बना के लिख लेना। तुम्हारा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि तुम्हारा फॉर ब्रोमीन एंड आयोडीन सेम एज क्लोरीन। अगर यहाँ पे Br2 होगा या फिर I2 होगा, तो वो भी इसी तरह से सेम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएगा। बट तुम्हारा जो F2 होता है वो ऐसी रिएक्शन नहीं दिखाता है। तो F2 से तुम्हारा F2 में है, तुमको पता है, अगर ये रिड्यूस होगा तो ये बनाएगा F-। ठीक है, तो F- बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बात करें कि क्या F पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रखता है, तो तुमको पता है कि फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकता है। फ्लोरीन की क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ -1 होती है, क्योंकि कोई दूसरा इससे इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है, ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, जो तुम्हारा कंपाउंड बनता है वो क्या होता है, OF2 का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे तुम्हारा फ्लोरीन अभी क्या होता है, -1 में, बट तुम्हारा ऑक्सीजन क्या होता है, +2 में। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारी ये रिएक्शन डिफरेंट हो जाती है जब हम रिएक्शन कराते हैं विद द F2, इसलिए तुम्हारा फ्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी नहीं शो करता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी नोट बना के अलग से इसको लिख लेना। देखो, अगर बात करें यहाँ पे इधर वाटर क्यों है, इसमें यहाँ पे वाटर क्यों है, तो वो बस बैलेंसिंग की वजह से है। ठीक है, जब बैलेंसिंग करेंगे तो जिधर रिक्वायरमेंट होगी हम उधर वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें इधर रिक्वायरमेंट थी, हमने इसलिए इधर ऐड किया है, यहाँ पे इधर रिक्वायरमेंट थी इसलिए हमने यहाँ पे H2O ऐड किया। ठीक है, अगर बात करें इसकी बैलेंसिंग कैसे करेंगे, देखो, अगर तुमको ये पता है कि तुम्हारा ये बनेगा, जो तुमको पता है बहुत आसानी से तुम याद कर सकते हो, बट ये वाली चीज तुमको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये भी तुमको पता है, ये बहुत आसानी से तुमको याद हो जाता है, ये भी तुमको याद रहता है, भाई ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए याद रखना पड़ता है। तो अगर तुमको ये पता ना इससे क्या बनना है, अगर तुमको ये कंपाउंड पता है, तो ये तुम बैलेंसिंग बहुत इजीली कर सकते हो बाय द बैलेंसिंग मेथड्स। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। तो यहाँ पे लिखा हुआ एज फ्लोरीन शो द ओनली -1 ड्यू टू द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हेंस डू नॉट शो द एनी डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी। तो देखो, अब हम करते हैं क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसका बेस्ट तरीका ये कि सबसे पहले देखो, जो हमारे रिएक्टेंट साइड में है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तुमको वहां पे पता है, हाइड्रोजन की तुम्हारा +1 होता है, ऑक्सीजन पे -1 होता है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा NO2 में तुम्हारा N तुम्हारा क्या हो जाएगा, +4 में जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे तुम्हारा 2 का चार्ज होता है। यहाँ तुमको पता है MnO4 माइनस, यानी यहाँ पे Mn क्या है, +7 में, यहाँ तुम्हारा MnO4 2 माइनस है, इसका मतलब तुम्हारा क्या है, Mn +6 में है। तुमको पता है यहाँ पे Mn +7 में है, यानी ये तुम्हारा डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं कर सकता है। बाकी तुम देख भी सकते हो यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, तो बाकी तुम ना देख लेना चार्ज से, बाकी सब में तुम चेक करोगे तो तुमको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती दिखेगी। तो मैं डिटेल में तुमको नहीं करा रहा हूँ एक क्वेश्चन की, तुमको मैं हर एक की ऑक्सीडेशन करके दिखाऊंगा, तुम आराम से इसको खुद कर लेना, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर लंबा हो चुका है, इसलिए मैं बस तुमको आइडिया दे रहा हूँ। तो अगला तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब कौन सा ऐसा है जिसमें तुम्हारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है। तुम्हारा पहला क्या है, देखो MnO4 2 माइनस है, इसका मतलब यहाँ पे Mn कितना हो गया, तो तुमको पता है ऑप्शन पे होता है -2 का चार्ज, इसका मतलब -8, यहाँ पे -2, इसका मतलब Mn पे हो गया +6, यहाँ तुम्हारा Mn पे है +7, यहाँ पे तुम्हारा Mn है +4। ठीक है, तुम आराम से निकाल के देख लेना, इसका मतलब क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये है। ठीक है, आगे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, आगे चेक भी कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे है +7 में, निकाल के देख लेना, ये तुम्हारा +4 में। ठीक है, बाकी यहाँ पे H तुम्हारा +1 में, यहाँ भी +1 में, ऑप्शन तुम्हारा है -2 में, यानी इसका कोई भी यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं हो रहा है। आयोडीन तुम्हारा -1 में है, यहाँ तुम्हारा आयोडीन तुम्हारा 0 में चला गया, बाकी इधर आयोडीन है ही नहीं, तो खत्म हो गया। तुम्हारा Mn यहाँ पे कितना है, +7 में, यहाँ तुम्हारा Mn +2 में, उसके अलावा Mn इधर है नहीं, इसका मतलब कोई भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो रही। सिमिलरली तुम्हारा यहाँ पे +7 में है, ठीक है, बट यहाँ पे तुम्हारा ये तुम्हारा +4 में है, उसके अलावा कोई भी इधर Mn नहीं दिख रहा है। या तुम्हारा सल्फर भी तुम्हारा ये एक से एक ही दिख रहा है, एक ही, मतलब तुम्हारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की चांस ही नहीं है। तो तुम्हारा सेम एलिमेंट जो एलिमेंट है इधर अगर 2 बार नहीं है, तब तक फिर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के चांस ही नहीं है ना। ठीक है, तो तुम ऐसे ही इनको देखने की जरूरत ही नहीं, ऐसे ही बस आंसर टिक मार सकते हो, गलत हो गया। यहाँ भी तुम्हारा कोई भी रिपीट नहीं हो रहा 2 बार, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सिर्फ यहाँ पे तुम्हारा Mn यहाँ भी है, इसमें तुम्हारे 2 बार Mn है, इसका मतलब यही एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो थोड़ा स्मार्टली क्वेश्चन को करना होता है, ज्यादा टाइम लगाना नहीं होता है। अगला तुम्हारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिपिक्ट्स द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ H2O2। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर उसका देखना, अगर इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा, यानी ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा और खुद रिड्यूस कर रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पे KiO4 होता है, जो जनरली जो होता है ना तुम्हारे बीच वाले जो सेंट्रल आइटम होते हैं वही ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होते हैं, क्योंकि तुम्हारे वो क्या होता है, उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। यहाँ पे तो यहाँ देखो, आयोडीन तुम्हारा किसमें है, +7 में है, यहाँ तुम्हारा आयोडीन है +5, यानी खुद हुआ है ये रिड्यूस। अगर ये खुद रिड्यूस हुआ है,
इसका मतलब ये तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा यहाँ पे H2O2। यहाँ पे I2 तुम्हारा 0 है, यहाँ पे चला गया -1 में, यानी यहाँ भी क्या हुआ रिड्यूस, यानी यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। यहाँ तुम्हारा I माइनस है, I माइनस से क्या बना I2 बना, यानी -1 से कहाँ गया 0 में, यानी यहाँ पे आयोडीन हो गया है ऑक्सीडाइज, यानी यहाँ पे H2O2 क्या है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तुम्हारा आंसर क्या हो गया इसका, सी इसका आंसर हो गया। अगर तुम्हारा सेम क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो जहाँ पे तुम्हारा क्या होगा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा BO4 माइनस। अगला तुम्हारा क्वेश्चन है द रिडॉक्स रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग इज, कौन सी इसमें से रिडॉक्स रिएक्शन है। तो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, रिएक्शन ऑफ दिस विद द AgNO3, या फिर रिएक्शन ऑफ H2SO4 विद द NaOH, कॉम्बिनेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन एट द 2000 केल्विन। तो यही तुम्हारा इसकी प्रोबेबिलिटी पहले देख लेते हैं। तुमको पता है N2 प्लस H2 गिव्स NH3, तो तुमको पता है यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन का तुम्हारा हो जाएगा -3, हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन का तुमको पता है वो हो गया यहाँ पे +1 होगा, ठीक है। ये तुम्हारा हाइड्रोजन का हो रहा है रिडक्शन और हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, यानी ये क्या है रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी डी क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो ये तुमको मैं करके दिखा सकता हूँ कि क्यों ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। देखो H2SO4 जब रिएक्ट करेगा NaOH के साथ में, तो तुम्हारा क्या बनाएगा सॉल्ट बनाएगा, यानी सोडियम का सल्फेट बनेगा, प्लस तुम्हारा बनेगा यहाँ पे वाटर, ठीक है। तो तुमको पता है यहाँ पे सल्फेट -2 ही रहने वाला है, यानी सारे के सारे तुम्हारे उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में रहने वाले हैं जो पहले थे, यानी ये तुम्हारी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकती। अगर इनकी रिएक्शन कराओगे तो तुमको पता है ये रिएक्शन कैसे होती है, ये तुम पढ़ते हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कि जो तुम्हारे आयोनाइज हो सकते हैं क्लोरीन, उनके साथ सिर्फ सिल्वर तुम्हारा रिएक्ट करेगा, बाकी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहेगा, यानी तुम्हारा Ag है, ठीक है, तो वो तुम्हारा AgCl3 बनेगा। कितने AgCl3 बनेगा, 3 AgCl3 बनाने वाला है, ठीक है। तुम्हारा Ag यहाँ भी +1 में था, यहाँ भी +1 में रहने वाला है, तुम्हारा क्लोरीन यहाँ भी -1 में था, यहाँ भी -1 में होने रहने वाला है, यानी रिडॉक्स रिएक्शन होने का चांसेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी O2 के प्रेजेंस में तुम्हारा रिएक्शन होगी, सनलाइट के प्रेजेंस में ओजोन बनेगा, तो ये भी तुम्हारा कोई भी यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब तो तुमको मैंने बताया ना कि तुमसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी पूछ सकता है, ये भी बोल सकता है कि कौन ऐसा है जो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बोथ की तरह रिएक्ट नहीं कर सकता, तो जो तुम्हारा मिडल में नहीं होगा वो तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग दोनों प्रॉपर्टी से नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में तुम्हारा है H3PO4, यानी फॉस्फोरस है +5 यानी क्या है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। नहीं ये इंटरमीडिएट में नहीं है, यानी यही क्या है आंसर है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा HNO2 या तुम्हारा ये +3 में, यहाँ तुम्हारा H2SO3 है, यहाँ तुम्हारा ये +4 में, यहाँ तुम्हारा -1 में, तो ये तुम्हारा क्या है इंटरमीडिएट है, ये तुम्हारा इंटरमीडिएट है, ये भी तुम्हारी एक इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये सारे के सारे तुम्हारे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बोथ फॉर्म में रिएक्ट कर सकते हैं, बट तुम्हारा ये रिएक्ट नहीं कर सकता है, तो ए क्या हो गया इसका आंसर हो गया। अब देखो जो मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिख रहा हूँ, ये तुमको अगर देखना है तो तुमको उसके लिए पार्ट 1 देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्ट 1 अच्छे से देख लेना तो तुम आराम से कर ले जाओगे, अगर तुमको आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला तुम्हारा एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन है, तो फिर वही सेम फालतू का क्वेश्चन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन तुमको देखनी है। तो हमको Mn इधर आया, ठीक है, बट Mn यहाँ पे एक ही बार, नहीं ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। आयोडीन भी इधर भी एक ही बार, ये भी नहीं सकता, ठीक है। NaBrCl2 यहाँ भी देखो तुम्हारा कोई भी रिपीट नहीं हुआ 2 बार, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ देखो तुम्हारा Mn यहाँ भी 2 बार रिपीट हुआ नहीं, इसके चांसेस है। यहाँ तुम देखो Cu है, Br है, यहाँ पे तुम्हारा कॉपर 2 बार रिपीट हुआ नहीं, यहाँ भी चांसेस है। तो यहाँ पे कॉपर के देखो क्या है, कॉपर तुमको पता है ब्रोमीन यहाँ पे -1 होगा, नहीं यहाँ पे कॉपर क्या होगा +1 होगा। यहाँ पे तुम्हारा ब्रोमीन है -2 है, नहीं कॉपर क्या होगा +2 का, यहाँ पे कॉपर 0 है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा कॉपर है +1 से +2 गया और +1 से गया 0, यानी यहाँ पे देखो तुम्हारा सेम कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, ये क्या है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे तुम्हारा ये K-4 था, यहाँ से तुम्हारा K2 बना, ये तुम्हारा यहाँ पे +7 था, +7 से यहाँ पे गया तुम्हारा +6 में, ये तुम्हारा गया +4 में, तो यहाँ पे तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस हुआ है, ठीक है, कोई ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं था। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो तुमको बस ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी लिखनी है। यहाँ पे तो तुम्हारा जेनॉन है +4 में, यहाँ तुम्हारा O2F2 है, तो यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीजन है +1 में, यहाँ तुम्हारा जेनॉन है +6 में, यहाँ तुम्हारा फ्लोरीन -1 में यहाँ रहने वाला है, हर जगह फ्लोरीन -1 ही होता है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ तुम्हारा ऑक्सीजन है 0 में, यानी ये +1 से गया 0, यानी तुम्हारा क्या हो गया ये रिडक्शन हो गया। ये +4 से गया +6, यानी ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन होगा, यानी ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी एक ही क्या होगा इसका आंसर होगा। आगे यहाँ तुम देख सकते हो, यहाँ तुम्हारा +2 में है और फिर तुम्हारा +5 में है, यहाँ तुमको पता था फ्लोरीन पे होगा -1 का चार्ज कन्फर्म से, अगर फ्लोरीन पे -1 है और स्टिल अगर इस पूरे वाले कॉम्प्लेक्स पार्ट पे +1 का चार्ज, यानी यहाँ पे जेनॉन क्या है +2 में ही है, ठीक है। तभी यहाँ पे ओवरऑल +1 का चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे +1 -1 हट गया, अब से वो +1 बचा, वही यहाँ पे चार्ज हमको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा फास्फोरस का +5, यानी कोई भी ऑक्सीडेशन कोई भी रिडक्शन कुछ भी नहीं हुआ, यानी गलत हो गया।
यहाँ तुम्हारा क्या है +6 में है, ठीक है। यहाँ फ्लोरीन -1 में है, ऑक्सीजन -2 में, यहाँ तुम्हारा हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन +1 में है। यहाँ तुम्हारा जेनॉन है, तुम्हारा ऑक्सीजन है, फ्लोरीन तुमको पता है, फ्लोरीन पर होता है -1 का चार्ज, यानी यहाँ से आया -4, ऑक्सीजन का -2, यानी ओवरऑल -6, यानी यहाँ भी क्या होने वाला है +6, यानी यहाँ पे भी कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों नहीं होने वाले हैं, यानी ये भी तुम्हारा नहीं होगा। यहाँ तुम्हारा फिर यहाँ +6 में है, ये तुम्हारा फिर से +6 में है, यहाँ तुम्हारा कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कहाँ पे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है, यानी अगर खुद ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है, ये जो H2O2 के अलावा जो दूसरा होगा वो क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है तुमको पता है, हाइड्रोजन तो हमेशा +1 होता है, कंफर्म है। ऑक्सीजन यहाँ पे -2 होने वाला है, ये हमको कंफर्म है। इसका मतलब यहाँ पे क्लोरीन क्या है +1 में है, यहाँ तुम्हारा क्लोरीन क्या है -1 में है, यानी तुम्हारा ये +1 से चला गया -1, यानी ये हो गया इसका रिडक्शन, यानी ये गलत हो गया। इसको क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज होना चाहिए, क्योंकि H2O2 उनको क्या देखना है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तुम्हारा I2 है, यानी तुम्हारा 0 था, -1 चला गया, यहाँ पे कोई रिडक्शन नहीं है, ये भी क्या आंसर नहीं है। तुम्हारा MnO4 है, तुम्हारा यहाँ पे +7 है, यहाँ से चला गया +4, ठीक है, यहाँ भी हो गया रिडक्शन, यानी ये भी आंसर नहीं है। यहाँ तुम्हारा PbS है, यहाँ पे तुम्हारा लेड +2 में है, यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे लेड तुम्हारा +2 में, और यहाँ पे सल्फर तुम्हारा -2 में है, बट यहाँ पे तुम्हारा सल्फर जो है वो +6 में। इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ पे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है, यानी यहाँ पे H2O2 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन लगा दिए, बट तुमको मैं सारे करके नहीं दिखाना है ना, सब सिंपल क्वेश्चन है, तुम खुद ही कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको डिपेंड करना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर दिखा रहा है H2SO4 का। तो H2SO4 का अगर ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर होगा, यानी H2SO4 के अलावा जो कंपाउंड होगा वो क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, ठीक है। अगर तुम ध्यान दे देखो यहाँ पे -1 में या 0 में, इसका C इसका आंसर होगा, बाकी सब में ट्राई कर लेना, किसमें ऐसा नहीं होने वाला है। तो तुम्हारी रिएक्शन है H2SO3 की विद द SN4 प्लस H2O, तुम्हारा गिव्स SN2 प्लस HSO4 माइनस एंड 3H प्लस। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है करेक्ट है। यहाँ पे देखो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है, क्यों ऐसा होता है वो पूछा है, ठीक है। देखो तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बिकॉज इस अंडरगोज ऑक्सीडेशन, तो ऐसा हो नहीं सकता, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, नहीं ये तो गलत हो गया। इसका मतलब यहाँ पे तुम्हारा लिखा हुआ है रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, तो ठीक है हो सकता है। फिर लिखा है तुम्हारा इज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट अंडरगोज रिडक्शन, नहीं ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा S2SO3 है, तुमको हाइड्रोजन पे पता है +1 का चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे हो गया +2 का, यहाँ पे ऑप्शन पे होता है -2, यानी हो गया -6 का, -6 का हो गया +2, यानी बचा क्या -4, इसका मतलब सल्फर पी का होगा +4। यहाँ पे तुम्हारा सल्फर हो गया +6, यानी +4 से +6 गया, यानी खुद का हुआ इसका ऑक्सीडेशन। तो तुम देख सकते हो SN4+ से +2 में गया, यानी कि इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। अगर इसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ, अगर इसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ, अंडरगोज ऑक्सीडेशन, तो ये क्या होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो देखो, और देखो सही बात है, SN4+ को SN2 में कन्वर्ट कर रहा है, यानी सी क्या होगा, इसका आंसर हो गया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फंक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन ऐसा है जो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव नहीं कर सकता है। तो उसको अगर एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करना है, ठीक है, यानी उसको खुद क्या होना पड़ेगा, खुद उसको रिड्यूस होना पड़ेगा। अगर उसको खुद रिड्यूस होना है तो उसको अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, जो उसकी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे ऊपर होना पड़ेगा, यानी इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो अपने लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। और तुम पहले देखोगे तुम्हारा I-1 है जो कि अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी पहले ए भी क्या है तुम्हारा आंसर है, ए क्या है तुम्हारा आंसर है। सल्फर तुम्हारा यहाँ पे 0 है, ये तुम्हारा लोवेस्ट नहीं है। नाइट्रोजन तुम्हारा यहाँ पे +5 में, ये भी तुम्हारा लोवेस्ट में नहीं है। क्रोमियम यहाँ पे तुम्हारा +6 में, ये भी तुम्हारा अपनी लोवेस्ट में नहीं है, खुद रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो जो खुद रिड्यूस हो सकते हैं वो तुम्हारा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर सकते हैं। जो अगले तुम्हारे 3 क्वेश्चन है, जो तुमको मैंने टेबल सिखाई कि कैसे हम E0 से पता करते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारी ये तुम्हारे सबके तुम्हारे E0 दिए, E0 मतलब क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल्स है। और उसने पूछा कि ऑक्सीडाइजिंग पावर में लगाना है तुमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तुमको पता है जिसका E0 ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, क्योंकि तुम्हारा E0 क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है। अब उसके अगर रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा है, यानी इसका मतलब वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। यानी जिसका E0 ज्यादा, वो ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी उसकी ज्यादा अच्छी ऑक्सीडाइजिंग पावर। देखो E0 तुम्हारा सबसे ज्यादा इसका है, ठीक है। ये तुम्हारा सबसे ज्यादा क्या होगा, कोबाल्ट 3+ होगा, कोबाल्ट 3+ होगा, ये दो ऑप्शन तुम्हारे आउट हो गए। उसके बाद सेकंड नंबर पे तुम्हारा देखो क्या है, यही तुम्हारा है 1.67, यानी Pb+4, यहाँ तो तुम्हारा Pb+4, यहाँ तुम्हारा Bi+3, यानी गलत हो गया, नहीं बी क्या हो गया इसका
आंसर हो गया। अगर तुम्हारा सेम क्वेश्चन है कि तुम्हारा यहाँ पे ये चारों दिए हैं, बोला कि रिड्यूसिंग पावर बतानी है तुमको, पहले ऑक्सीडाइजिंग पावर थी, अब क्या है, रिड्यूसिंग पावर है। तो जितना ज्यादा कम होगा, ठीक है, नहीं, रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट, ठीक है, और तुम्हारा जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो तुम्हारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट होती है, यानी जिसका ई नॉट जो सबसे कम, उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा। तो हम देखो ई नॉट सबसे कम किसका है, माइनस का 2.87 है, जो कि क्या है, कैल्शियम का, नहीं, कैल्शियम 2+ सबसे आगे आएगा, ठीक है, कैल्शियम 2+ सबसे आगे आएगा। उसका दूसरा नंबर तुम्हारा कौन सा है, माइनस का 2.36, जो कि तुम्हारा है मैग्नीशियम 2+ का, then तुम्हारा मैग्नीशियम आएगा, यानी तुम्हारा क्या होगा, बी इसका आंसर हो गया। और तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे तुम्हारा, तो तुम्हारा यहाँ पे ई नॉट दिए, तुम्हारा O2 से H2O तुम्हारा रिडक्शन होता है, तुम्हारा प्लस का 1.23 है, यहाँ पे 2.05 है, यहाँ पे प्लस का 1.09, यहाँ पे प्लस का 1.4 वोल्ट है। बोला कि इसमें से कौन सा है जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तुमको पता है जिसका ई नॉट ज्यादा हो सबसे, वही तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसका तुम्हारा क्या है, सबसे ज्यादा ई नॉट, यानी ये तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी सी क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बैलेंसिंग, एंड हम पढ़ेंगे एन फैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में। तो वीडियो तुम्हें कैसे लगी कमेंट में जरूर करना। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।